आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसम। आज हम 8वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है तकब्बुर और हसद। तकब्बुर इंसान को गुमराही की तरफ ले जाता है। तकब्बुर करने वाला इंसान हर चीज़ में अपने आप को बड़ा और दूसरे को हकीर समझने लगता है। एक रिवायत में तो ये भी है कि वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर हो। और अगर हसद की बात करें तो हसद एक ऐसी बीमारी है कि हसद करने वाला शख्स अंदर ही अंदर जलता रहता है। जब वो किसी दूसरे को खुश देखता है तो वो हसद की आग में जलने लगता है। तकब्बुर और हसद करने वालों के लिए क्या हुक्म है, ये आज की नशिस्त में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे जो दोनों आज के मेहमान हैं उन्हें आप 31 दिन से हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहे हैं। आज पाकिस्तान सुपर लीग का फ़ाइनल भी था और आज हमने अपने मेहमानों से दरख्वास्त की कि आज वो हमारी सहरी की नशिस्त को भी ज्वाइन करें। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शरीफ भाई। नसीम भाई खुशामदीद कहते हैं आपको। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। हमारी दूसरी मेहमान ईमन अनवर, पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम की प्लेयर हैं। अस्सलाम वालेकुम ईमन। वालेकुम सलाम। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। नसीम भाई आपसे शुरू करेंगे। पीएसएल फाइनल तो आज ख़त्म हो गया और इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गया। वैसे बीच में नसीम शाह ने कुछ ऐसा किया था कि शायद हार भी सकता था, लेकिन फाइनली जीत गए जी इस्लामाबाद वाले। हाँ, ज़बरदस्त किस्म का। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि अरे आपने माय प्लेजर ये सादत हमें नसीब फरमाई और बहुत अच्छा लगा आपकी ट्रांसमिशन में आने के बाद। जहाँ तक पीएसएल फाइनल की बात है तो जैसा फ़ाइनल होना चाहिए था वैसे ही फ़ाइनल था। बहुत सारे लोगों को ये एहसास था कराची का क्राउड नहीं आ रहा, तो आज क्राउड भी बहुत ज़बरदस्त है और जैसा मैच होना चाहिए था वैसे ही मैच हुआ। जो नसीम शाह शायद वो जो एक डबल रन लेना चाहिए था पहली गेंद पे जो अम्बाद ने खेला था, आखिर में वही एक रन बच गया था, तो वो अच्छा हुआ उनके छोटे भाई मुकम्मल करके चले गए, वरना शायद बहुत अच्छी बॉलिंग करने के बाद और बहुत ऐसा मैंने माजी में भी देखा है। एक वक्त ऐसा भी था कि जब 2015 के वर्ल्ड कप में 2011 के वर्ल्ड कप में एक मैच था जिसमें सुहेल तनवीर ने बहुत आसानी से 2 रन ले सकते थे, लेकिन वो 2 रन नहीं लिए थे और वो फ़ैसला होना था कि शाहिद खान अफरीदी कप्तानी करेंगे या मिसबाह-उल हक कप्तानी करेंगे, और वो 2 ना लेने की वजह से अगले ओवर में वो आउट हो गए। उसके बाद इरफान भी आउट हो गए और वो मैच पाकिस्तान 1 रन से लूज़ कर गया, जो पाकिस्तान उस वक्त टाई कर सकता था। बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा नसीम ने लेकिन एक चौका भी लगा दिया, फिर वो विकेट भी गंवा के आ गए थे। तो इंटरेस्टिंग फाइनल जैसा लोग देखना चाहते थे। एंड ऑफ द डे जीत पाकिस्तान की हुई, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा नसीम भाई, मैंने एक और चीज़ देखी कि जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जीत गई और वो ग्राउंड के चक्कर लगा रहे थे, तो ज़ाहिर फ़लस्तीन में हमारे भाई हैं, उनकी यकजहती के लिए कुछ प्लेयर्स ने झंडे भी उठाए हुए थे। बड़ा अच्छा जस्टर लगा मुझे ये, बहुत अच्छा लगा। देखें, आज ये सवाल मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मुशीर दाखिला आज आए थे नेशनल स्टेडियम कराची, तो वहाँ उनसे ये सवाल किया गया था कि ऐसी वीडियोस आई हैं जिनके अंदर जब क्राउड फ़लस्तीन के फ़्लैग्स लेकर आए तो वो फ़्लैग अलाउ नहीं किए गए उन्हें। तो उन्होंने कहा कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सूबाई हुकूमत की सवाबदीद है कि वो क्या अलाउ करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी उनके हाथ में। अब पंजाब की हुकूमत क्या अलाउ करती है, सिंध की हुकूमत क्या अलाउ करती है, इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन अगर उस क्राउड से वो झंडे छीने गए थे तो हम तो फ़लस्तीन जिंदाबाद, और हमारे दिल के अंदर वो सारे मुसलमान बसते हैं कि जिन पे इंतहाई जुल्म और क़यामत ढाई जा रही है, वो हमारे दिल में बसते हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो तो क्रिश्चियन है, लेकिन वो फ़लस्तीन का फ़्लैग डाल के अगर घूम रहे हैं तो हम तो मुसलमान मुल्क हैं। हमारे यहाँ तो जहाँ जिसके हाथ में भी फ़लस्तीन का फ़्लैग हो वो बहुत ज़बरदस्त है, और अगर हमारे प्लेयर्स ने ये जेस्चर दिया है तो शानदार जेस्चर है। बिल्कुल जी, मैंने वो वीडियो देखी थी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस तरह का जेस्चर ज़रूरी है। ज़ाहिर है हमारे भाई हैं, गो कि हम इस तरह कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हम अपनी आवाज़ तो बुलंद करें। नसीम भाई, माशाल्लाह एक अरसा हो गया है हम आपको देखते आ रहे हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देख रहे हैं। कितने साल हो गए आपको अपने करियर को स्टार्ट किए हुए, और किस तरह आगाज़ किस तरह हुआ था? हादसाती तौर पे, हालांकि मैंने मास कम्युनिकेशन से ही मास्टर्स किया, लेकिन जब मैं सेकंड ईयर में था तो वहाँ पर मैं हैदराबाद में मेरा बचपन गुजरा सारा। मैं दादा दादी के पास रहता था, चचा चची ताया ताई, तो उन्होंने वहीं मेरी ज़्यादा परवरिश हुई है। मेरे आता था, अम्मी अब्बू से मुलाकात होती थी। अम्मी अब्बू कराची में थे, वहाँ पब्लिक स्कूल हैदराबाद से मेरी तालीम हुई।
तो वहाँ पे ज़रा एक बड़ी डिफरेंट एक वाइल्ड लाइफ आप समझ सकते हैं। हमारे घर Okay. के करीब दरिया था, वहाँ स्विमिंग करने सुबह सुबह जाते थे, फिर क्रिकेट या हॉकी खेलनी होती थी, तो बहुत ही एक डिफरेंट किस्म की लाइफ थी। इंटर करने के बाद जब मैं कराची आया तो वही वाइल्ड लाइफ अंदर बसी हुई थी। तो वो थोड़ा सा अच्छा, हमारे वालिद साहब बहुत डिफरेंट किस्म की शख्सियत है। तो मैं वहाँ से आया, हमारे ताया जो थे वो एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते थे, उस वक्त बड़ा होल्ड हुआ करता था, तो वो एक अप्रोच जहन में बसी हुई थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि अपना लड़ाई झगड़े बाहर हम कर लिया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक लड़के से लड़ाई हुई, तो उनका सर खुल गया, उनकी वालदा घर लेके आ गई। अब मैं मास कम्युनिकेशन सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था, तो उस दिन जैसे ही वो अब्बू ने उस बच्चे को देखा, भाई 2-3 मुझे रख के दिए और बिल्कुल दिमाग सही कर दिया। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मैं अगले दिन जाके अखबार में बैठ गया। हालांकि मेरे दो तो भाई, क्यों अखबार में आप क्यों बैठ गए? क्यों वो तो कहते थे ना अखबार के अब्बू के बारे में अखबार में लिखने का सोचा था आपने? नहीं ये बात नहीं थी, क्योंकि मैं मास कम्युनिकेशन पढ़ रहा था और वहाँ पे मेरे एक दोस्त थे जो काम करते थे, तो ज़रा अंदर से गुस्सा था कि मैं पिट गया। तो मैंने कहा मैंने चलें कहीं जी, ना कहीं उसको अब मैं उतारना काम है। करके दिखाऊंगा। हाँ। तो ये बाप और माँ के प्यार में क्या दम है। आज मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो अपने अब्बू की उस डांट की वजह से बैठा हूँ, उस मार की वजह से बैठा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ घर का बिजनेस था। मेरे बड़े भाई भी मास कम्युनिकेशन में मेरे साथ पढ़ रहे थे, वसीम, और हमारे ताया के बेटे हैं आमिर, वो हम तीनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। उनमें से कोई भी जर्नलिज्म में नहीं आया, मैं ही आया। और उसके बाद फिर अब वो सफ़र चलता चला गया और आज माशाल्लाह आपके कितना अर्सा हो सामने गया बैठे। आपको? तकरीबन 28 साल हो गए मुझे 28 जर्नलिज्म साल में। हो गए माशाल्लाह। और देखें, एक पिटाई ने जो है वो जर्नलिस्ट बना दिया। ये वैसे एक टाइटल बनना चाहिए और हेडलाइन होनी चाहिए कि नसीम राजपूत जर्नलिस्ट कैसे बने, एक पिटाई ने बना दिया। माँ बाप की ये पिटाई। मोहब्बत, हाँ, देखिए माँ बाप की मोहब्बत बहुत और सारे पिटाई। बच्चे जो खफा हो जाते हैं। मुझे याद है मेरे वालिद साहब 2 साल पहले, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन आमीन। मुझे वो लम्हा आज तक ज़िंदगी में नहीं भूलता। अच्छा, हम अब्बू से बात ही नहीं कर रहे, अब्बू परेशान बहुत, जाके हम अखबार में बैठ गए जी। तो मेरे वालिद साहब आए, हमारा शरीफाबाद में घर था, छत पे मेरे पास आए मेरे अब्बू, उन्होंने आके जो है वो ऐसे करके कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो। वो लम्हा एक ऐसा था कि मैं सारे बच्चों को यही कहूँगा कि जो आपके माँ बाप, चाहे उसमें डांट हो मार हो, उसमें जितना प्यार है आप समझ नहीं सकते, हमें नहीं समझ आती उस वक्त में। लेकिन आपके लिए एक ही मशवरा है नौजवान नस्ल के लिए कि जो आपके माँ बाप आपसे कह रहे हैं ना, वो मान लें, क्योंकि उनसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल आपके लिए कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल। अगर वो उनकी बात, या तो वो अगर कन्विंस भी सबसे पहले वही होंगे, अगर आप सही बात कर रहे होंगे तो सबसे पहले कन्विंस होने वाले भी वही होंगे और हो जाएंगे, क्योंकि कोई माँ बाप भी अपने बेटे के लिए बुरा तो सोच ही नहीं सकते। तो उनकी कहना ज़रूर माने, या उन्हें कन्विंस कर लेंगे तो वो मान जाएंगे। बिल्कुल ये जी। मेरा माँ ज़रूर बाप की पैगाम है। जो, ये तो ज़ाहिर है एक मैंने मजाक में बात कही कि इस तरह होता है, लेकिन ज़ाहिर है जो वालदैन की मार होती है वो कोई बच्चे से कोई दुश्मनी, खुदा न खास्ता जो भी साहिब औलाद लोग हैं वो ये सोच भी नहीं सकते, लेकिन ज़ाहिर है वो एक फ़िक्र होती है। वो फ़िक्र कुछ लोग जो है किसी तरह एक्सप्रेस करते हैं, किसी तरह एक्सप्रेस करते हैं, तो वही लोग कामयाब होते हैं जो माँ बाप के फरमा बरदार होते हैं। एमन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मीडियम पेसर बॉलर कैसे बन गई आप? कोई था फैमिली में? आपका करियर कैसे स्टार्ट हुआ? बचपन से ही शीशे विशे तोड़ रही थी आप मोहल्ले के? मेरा करियर बिल्कुल सिमिलर है तमाम लड़कियों की तरह जिन्होंने स्ट्रीट क्रिकेट से स्टार्ट किया, लेकिन मेरी फैमिली में कोई भी स्पोर्ट्स में नहीं था, किसी को इतना पसंद भी नहीं था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलूँगी। तो बस एक दफ़ा मुझे अब्बू ने बोला कि मेरे फ्रेंड है, उनकी एकेडमी है, तो मैं वहाँ तुम्हें ट्रायल दिला देता हूँ। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई, क्योंकि मैं हमेशा अपनी अम्मी को बोलती रहती थी मुझे ऐसे ग्राउंड में खेलना है जहाँ हम चारों तरफ रन कर सकें, ये क्या आप पीछे बॉल चलेगी तो रन नहीं मिलेगा। अच्छा, नहीं तो मतलब क्रिकेट का शौक, लड़कियों के जो शौक होते हैं खेल कूद अलग होते हैं, या तो मेकअप कर रही होती हैं, या लड़कियों के गेम है छुपन छुपाई, लंगड़ी पाड़ा, इस तरह के गेम ज़्यादा होते हैं, खो खो। तो ये क्रिकेट की तरफ आना कैसे? असल में मेरी जो कंपनी थी वो अपने भाई के साथ थी, तो Okay. मैं अपने भाई को अपना रोल मॉडल भी समझती थी और जो वो करता था मैं वही करती थी। मेरी चॉइस भी वही थी जो उसकी चॉइस थी, तो मैं उसके साथ ज़्यादातर क्रिकेट खेलती थी, स्ट्रीट क्रिकेट उसके साथ ही मैंने स्टार्ट की। तो जब मैंने अपना फर्स्ट टाइम ट्रायल दिया तो सर उमर रशीद थे, उन्होंने मेरा ट्रायल लिया, तो ही सेड कि शी हैज़ गॉट द एबिलिटी, है मेरे अब्बू को। तो फिर मैंने पापा से बोला कि अच्छा मेरा एडमिशन करवा दें। एक हफ़्ता बोला,
2 हफ्ता बोला, पापा भूल गए, 1 महीना गुजर गया, हाँ। 1 साल गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा नई ड्यूटी लग जाएगी, फिर लाओ ले जाओ, ये वाला ही मसला आता है ना। उन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया कि मैं कितनी पैशनेट हूँ इसके बारे में। उसके बाद फिर मैंने कॉलेज में फ़र्स्ट टाइम ट्रायल दिए थे, तो मैं इंटर डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट हो गई थी। तो वो मैंने वैसे ही टूर्नामेंट खेला, तो मेरा बहुत अच्छा रहा। मैंने बैटिंग में 18 बॉल पे 32 रन किए, 2 के मेरी टीम हार गई थी, लेकिन मुझे वुमेन ऑफ द मैच मिला। तो मुझे लगा कि शायद मैं ये खेल सकती हूँ। लेकिन मेरे करियर में थ्रू आउट ये बात है कि सब्र बहुत था। स्टार्ट में मेरा स्टार्ट इतना अच्छा हुआ कि मुझे फर्स्ट ही टूर्नामेंट के बाद पीसीबी से कॉल आ गई कि वी नीड योर पासपोर्ट, हमें इंटरेस्टेड हैं आप में ना, आप पाकिस्तान कैंप ज्वाइन करें। तो मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं था। मैं जल्दी जल्दी पासपोर्ट बनवाने गई। वहाँ गई तो जाके पता चला कि भाई आप लोग तो ट्विन्स हैं, आपकी दूसरी सिस्टर का होना भी बहुत ज़रूरी है, वरना आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता। खैर फिर हमने जल्दी जल्दी बनवाया, लेकिन फिर वो मिस कॉल हो गई, क्योंकि उसके बाद मुझे बोर्ड ने बुलाया ही नहीं, क्योंकि पासपोर्ट रेडी नहीं था। फिर उसके बाद 4 इयर्स के बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान कैंप अटेंड किया। फिर 2016 में डेब्यू किया अपना इंग्लैंड के अगेंस्ट, और वो मेरा डेब्यू भी बहुत फ़नी था, क्योंकि पहली बॉल पे ही मुझे चौका पड़ा। तो मैं ये सोच रही थी बड़ा ख़तरनाक स्टार्ट हुआ, आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरी कैप्टन ने मुझ पर ट्रस्ट किया और मैंने आके नेक्स्ट ओवर में उनकी बहुत अच्छी प्लेयर को आउट किया। तो वहाँ से मेरे करियर का स्टार्ट हुआ इंटरनेशनली। इंटरनेशनली वो हो गया इनका आगाज़, और फिर तो उसके बाद जो उन्होंने विकेटें ली हैं। अच्छा इमन, अमूमन हम प्लेयर्स को देखते हैं, जो हम मेल में तो ये देखते हैं कि एजुकेशन उस तरह नहीं ले पाते, ज़ाहिर है स्पोर्ट्स में होते हैं तो उस तरह एजुकेशन नहीं हो पाती। फ़ीमेल की क्या पोजीशन है और आपका अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा कि एजुकेशन तो डिस्टर्ब नहीं हुई, कि होता है ना लोग कहते हैं बस मैट्रिक कर लिया अब क्रिकेट में लगे रहो? नहीं, एजुकेशन मेरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती, लेकिन मेरी लक भी थी और बैड लक भी थी कि मैं पाकिस्तान टीम में उस वक्त नहीं थी जिस वक्त मैं इंजीनियरिंग कर रही थी। मैंने इंजीनियरिंग की है NAD यूनिवर्सिटी से। अरे माशाल्लाह। तो जैसी मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, तब मुझे कॉल आई पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान कैंप के लिए इन 2015। लेकिन जो प्लेयर्स खेल रही होती हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपनी एजुकेशन को साथ लेके चलें, क्योंकि यूजुअली जब एग्ज़ाम्स होते हैं उसी वक्त टूर्नामेंट होते हैं, मार्च या अप्रैल में, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जितनी भी वुमेन क्रिकेटर्स हैं उनकी बेसिक एजुकेशन एटलीस्ट मैट्रिक है। तो लड़कों के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल है कि वो मैट्रिक तक की भी एजुकेशन ले सकें। तो आई वुड से कि होनी चाहिए लड़कों की। चलें जी, ये तो एक अच्छी बात है कि जो हमारी वुमेंस हैं वो बेसिक तो उन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, क्योंकि अमूमन लड़कों के साथ ये इशू आता है कि लड़कों का जो ब्रेड एंड बटर होता है फिर वो क्रिकेट होता है। अगर वो क्रिकेट में नहीं आगे जा पाएँ तो जब पीछे एजुकेशन भी नहीं होती तो फिर बड़े मसाइल होते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मारवी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मारवी कैसी हैं आप? ठीक, बिल्कुल। आप सुने, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरा 1-1.5 किलो वजन बढ़ गया आपका खाना खा खा के। ये बताएं आज क्या बना रही हैं? आज मैं बना रही हूँ मिक्स्ड सब्जी, आलू मटर और गाजर। आहा, क्या बात है, क्या और बात है। ये जो है बहुत ही हेल्दी बनती है, और क्योंकि गोश्त खा खा के आपको सिर्फ गोश्त नहीं खाना चाहिए, चिकन गोश्त से हट के सब्जियाँ भी खानी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी। तो ये तैयार कैसे होता है, क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स आप इसमें इसमें डालती हैं? हमने प्याज, टमाटर, आलू मटर गाजर सब चीज़ें साथ डाल के और उसमें सॉल्ट, पेपर, धनिया और ज़ीरा सब चीज़ें डाल के इसको मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल के और इसको हमने स्टीम पे पकाना है बस 20 to 25 मिनट्स। ठीक है। और ऑयल का इसमें ऑयल क्या? हमने इसमें यूज़ किया है डालडा का कुकिंग ऑयल, ताकि ये मज़ीद और हेल्दी हो जाए, क्योंकि मैं कहती हूँ जहाँ मामता वहाँ डालडा, और डालडा ने 80 ईयर से कभी भी अपनी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और डालडा दे रहा है 250 रुपये तक की बचत ईद से पहले, ईदी ऑफ़र। ईद से पहले ईदी की ऑफर है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितनी देर ये सारी चीज़ें डाल के कितनी देर के लिए छोड़ना होता है इसको? 25 to 30 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगी। 25 to 30 मिनट्स में। और यकीन माने, और जब ये यहाँ पे बना रही होती हैं तो वहाँ तक खुशबू आ रही होती है तो दिल चाह रहा होता है कि अभी ही जो है वो बंदा खा ले। बड़े ज़बरदस्त खाना बना रही हैं। 1 से 1.5 किलो वज़न इन्होंने हमारा 7 दिनों में बढ़ा दिया है। अच्छा ड्रिंक क्या बनाएंगी आप? ड्रिंक हम आज बना रहे हैं वो भी बहुत ही हेल्दी है, चिया सीड्स और साबूदाना ड्रिंक है। चिया सीड्स एंड साबुदाना, बिल्कुल। यानी कि तुख मलंगा। तुख चिया मलंगा, सीड, जी, तुख जी, मलंगा, जो बचपन में हम शरबत पीते थे ना तो उसमें दाल डाल देते थे तो तुख मलंगा होता था वो। चिया सीड्स और साबुदाना की ड्रिंक किस तरह तैयार होती है? इसको हम पहले मिल्क और इसमें हम जामी शीरी मिला के और इसमें चिया सीड्स और साबूदाना ऐड करेंगे और उसके साथ जेली भी ऐड करेंगे। हाँ। बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। बिल्कुल स्कूल की छुट्टी वाली फील आएगी। स्कूल की छुट्टी में आते थे ना तो हम पिया करते थे, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं होता था वो, ये वाला ज़्यादा अच्छा होगा। नसीम भाई, बात हो रही है वैसे आज हसद और तकब्बुर पे। हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो हसद और तकब्बुर जिन्होंने किया, उनका अंजाम क्या हुआ? आपने कभी देखा है ऐसों को जो अपने टाइम में हसद और तकब्बुर करने लगे तो उसके बाद नुकसान हुआ और उसके बाद जो है करियर ही ख़त्म हो गया? ऐसा तो वो देखा होगा आपने। देखिए, मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स को ऐसा देखा कि जब वो टीम से बाहर थे तो नसीम भाई ये मामलात हैं, देखे ना मेरी इतनी परफॉर्मेंस है, मुझे मौका नहीं मिल रहा। जब वो टीम में आए तो उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया, ये भी ऐसा देखने को मिला। इतनी
चकाचौंध और ज़बरदस्त किस्म की जब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बन जाते हैं। देखिए हमारे मोस्टली खिलाड़ी गांव और देहात से आते हैं। पहले कराची और लाहौर दो बड़ी नर्सरियां थी, यहीं से आते थे और बड़े क्वालिफाइड क्रिकेटर्स खेला करते थे। अब ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो देही इलाका जात से लोग आ रहे हैं। जब वो 5 स्टार होटल का माहौल देखते हैं, जब वो लग्जरी लाइफ एकदम से बदलती हुई देखते हैं, तो उनमें एकदम से बहुत बड़ा चेंज आता है। जो लोग इस चीज़ को एब्जॉर्व कर गए और जिन्हें ये एहसास हो गया कि ये सब रब की तरफ से हो रहा है, आपकी कोई अहलियत नहीं है, आपकी कोई ताकत नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है कि रब की रज़ा ना हो और उसके बग़ैर आप पहुँच जाएँ। जिन लोगों ने इस चीज़ को अपने अंदर बसा लिया, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ शाहिद खान अफरीदी की। शाहिद खान अफरीदी का जब हमारा कैरियर शुरू हुआ, तकरीबन शाहिद खान अफरीदी का भी कैरियर उस वक्त शुरू हुआ था। मैंने शाहिद में इतना बड़ा चेंज देखा है कि जब मैं कभी शाहिद की कोई तारीफ़ कर रही हूँ तो उनके नीचे मुँह करके सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह निकल रहा होता है। जब कि शाहिद ने ये किया, शाहिद नीचे मुँह करके अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह और बाकायदा आवाज़ आ रही होती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ मेरे ख्याल है कि हमारे खिलाड़ियों को समझनी चाहिए कि जब कभी भी कोई अल्लाह आपको मौका दे दे तो जहाँ आप रब का शुक्र अदा करते हैं और सजदा में गिरने के बाद शुक्र अदा करते हैं, वो उससे पहले अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। जब आप तौबा करने के बाद शुक्र अदा करते हैं, हम किसी की कभी मदद कर देते हैं। ये मैंने अपने वालिद से सीखा। मेरे वालिद ने मुझे सिखाया था कि बेटा जब कभी भी एक तो लोगों की मदद करना कोशिश करके जो तुम्हारी इस्तिताअत है, लेकिन जब मदद करो तो पहले शुक्र खुदाबंदी अदा करने से पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना। कहीं तुम्हारे जहन में ये बात नहीं आ जाए देखें मैंने मदद कर दी, मैंने की, तो इस चीज़ में पहले जो है ना वो तौबा करनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल है बहुत सारे खिलाड़ियों को लर्न करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे एक लेक्चर होना चाहिए, एक प्रॉपर तौर पे ग्रूमिंग का सेंटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कायम करना चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मोस्टली क्रिकेटर्स हमारे जो है वो गांव और देहात से आ रहे हैं। जबकि नसीम भाई उन्हें तो ये भी सोचना चाहिए कि भाई हम क्या थे, ऐसे हमारी भी क्या औकात है, हम अपनी बात भी करेंगे और अल्लाह ने हमें इस मनसब पे बिठा दिया, अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बना दिया, तो इसमें तो बंदा अल्लाह का शुक्र करे। क्योंकि हर मुसलमान को ये बेसिक चीज़ें पता है कि अल्लाह को तकब्बुर नापसंद है, शदीद नापसंद है। ये तो बेसिक चीज़ें, इसमें कोई डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जो करते हैं तो उनके रिजल्ट भी सामने आते हैं ना फिर हमारे, वाकई आते हैं। अभी अब मैं एग्जांपल यहाँ पे इसलिए कि इतनी बड़ी रात है कि हम बैठे हुए हैं और इतनी बड़ी ट्रांसमिशन में किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे क्रिकेटर्स अगर मेरी बात सुन रहे होंगे, मैंने उनका कैरियर बहुत जल्दी ख़त्म होते हुए देखा। उनमें बहुत टैलेंट था, बहुत टैलेंट था। उनके बारे में एक वक्त में ये कहा जा रहा था कि जी ये तो सुपर स्टार आ गया है, ये तो जी विराट कोहली आ गया है। अभी तो बाबर को मिलाते हैं ना हम विराट कोहली से। उस वक्त ये बात होती थी। ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स, आपके भी जहन में नाम आ गया होगा, एमन के जहन में भी नाम आ गया होगा, उनको भी विराट कोहली से मिलाया था। वो शायद वक्त से पहले देखें अपने काम से बड़ा कोई भी नहीं होता। और मैंने फिर कहा अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो अपने रब की रज़ा से बैठा हूँ। सिर्फ ये मेरे रब ने मुझे ये तौफीक दी है, मेरी अपनी कोई औकात नहीं है। मैं आपको सच्चाई से बताऊँ, ये सिर्फ मेरे रब का करम है, मेरे माँ बाप की दुआ है, मेरी अहलिया। अगर मैं अक्सर जो है वो उनको बड़ी शिकायत होती है, तो मैं बिल्कुल शहज़ादी साहिबा, मैं आपका बहुत बड़ा रोल है मेरी ज़िंदगी में, मेरे बच्चों का बहुत, और मेरे माँ बाप का, मेरे दादा दादी, ताया ताई, चचा चची, बहुत बड़ा रोल है उनका ज़िंदगी के अंदर। लेकिन बहुत अच्छे अंदाज से मुझे संभाल के रखा, तो आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। बिल्कुल। और भाभी ऐसी बात नहीं है, आपकी पीछे तारीफ़ करते रहते हैं नसीम भाई, आप क्यों ऐसा सोच रही है, आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं। अक्सर उनको ये शिकायत होती है आप मेरा नाम नहीं लेते, तो मैं क्या शहज़ादी आपने जो कुछ किया आपको सलाम। आपको ऑन एयर बैठ के नेशनल टीवी पे सलाम कर दिया भाभी, और क्या चाहिए। इमन तकब्बुर और हसद की बात हो रही है, हमने हसद देखी है प्लेयर्स में भी होती है। वैसे तो हर फील्ड में हर किसी को किसी ना किसी से हसद हो सकती है, सिर्फ प्लेयर्स के लिए नहीं, क्योंकि आपका शोबा क्रिकेट है, इस वजह से इस पर बात करेंगे। ये जो प्लेयर्स में हसद आती है, इसका असर इनकी परफॉर्मेंस पे पड़ता है कि आप किसी से हसद करके जा रहे हो कि मैं इसकी हसद में उतरूँगा ग्राउंड में, तो वो एक एग्रेशन बिला वजह का कभी कभी नुकसानदेह भी होता है। बिल्कुल जी, देखिए बीइंग अ प्लेयर हमारे अंदर थोड़ी सी प्रोफेशनल जेलेसी होनी चाहिए, लेकिन इसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम सोचें कि यार ये मुझसे ज़्यादा विकेट्स ना ले ले, कहीं ये टीम में ना आ जाए। तो ये सोच नहीं होनी चाहिए आपकी, ये सोच होनी चाहिए कि अगर इसने 2 लिए हैं तो मैं 4 लूँ, मैं अच्छा करके दिखाऊँ। नसीम भाई जो वाक़या सुना रहे थे, मुझे इससे एक वाक़या याद आ गया कि एक बहुत बड़े प्लेयर थे, वो बैटिंग कर रहे थे, पाकिस्तान को उन्होंने एलीट लेवल पे सर्व किया है, तो उनके कोच नीचे ज़मीन पे बैठे हुए थे।
वो आए, आके चेयर पे बैठ गए, उन्होंने पूछा तक नहीं कि आपको भी ऊपर बैठ जाना चाहिए। तो इस तरह का एटीट्यूड हमने बहुत प्लेयर्स में देखा है, लेकिन यही इमेच्योरिटी होती है। ये चीज़ आपको लर्न करनी चाहिए कि हम कितने भी ऊपर चले जाएं, हमने अपनी तहजीब नहीं भूलनी, हमने अपने कोचेस की रिस्पेक्ट नहीं भूलनी कि जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। और फिर बात वही है ना कि जब आप इस तरह का बिहेव करते हैं तो अल्लाह ताला को देखें, इंसान की तो कोई औकात नहीं, हम में से किसी की भी कोई औकात नहीं, लेकिन जो चीज़ मेरे रब को बुरी लग जाए और वो जल्ला जलालहू भी है, तो अगर वो जलाल में आ जाए तो फिर क्या हो सकता है, ये हर इंसान को सोचना चाहिए। मोहसिन भाई, बात हो रही है तकब्बुर के हवाले से, कुरान पाक में क्या हुक्म है तकब्बुर करने वालों के लिए, क्या फरमाया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरान मजीद इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़े कायनात है, और लाखों दुरूद सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जिनको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अब बहुत ज़बरदस्त टॉपिक और बहुत उम्दा बात आपने की कि कुरान में क्या आया है। अगर हम कुरान को उठा के देखें तो ये जो तकब्बुर है, इसने हमें बताया कि दीन इस्लाम की जो जड़ है वो किस तरीके से मजबूत हुई और इस्लाम कैसे फैला। मिसाल के तौर पर, जब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबियों में से एक नबी जो हमारे वालिद कहलाते हैं, जिन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहा जाता है जी, जब अल्लाह ताला ने उन्हें बनाया और तमाम फरिश्तों से कहा कि ये मेरे फरिश्तों इसे सजदा करो, तो तमाम ने किया इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के। उसने क्या कहा? उसने ये कहा अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उसने इनकार कर दिया कि ये तो मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूँ। बिल्कुल। और शैतान को अगर इबलीस जो है जिसका नाम था लईन का, उसका मकाम मर्तबा क्या था पता है आपको? ज़मीन और आसमान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ सजदा उसने ना किया हो। अब आप सोचें, ऐसा मकाम पाया कि हर जगह सजदा किया, सुभान अल्लाह, हर जगह इबादत की। रब ने क्या मकाम दे दिया, जो अभी बहन बात की, इतना सीनियर बना दिया, फरिश्तों का सरदार, फरिश्तों का सरदार बन गया। अब मकाम भी मिल गया, मर्तबा मिल गया, लेकिन सोचिए सिर्फ एक गलती जो की वो क्या थी? तकब्बुर किया। वो सदारत भी गई, वो मकाम मर्तबा भी गया, और फिर क्या अल्लाह ने फरमाया कि उसने इनकार किया, तकब्बुर किया, और फिर क्या वो काफिर हो गया। मालूम क्या चला? ये ऐसा अमल है कि जो बंदा तकब्बुर करता है, अल्लाह सबसे पहले उसकी अहलियत, उसका मकाम मर्तबा गिरा देता है। अस्तगफुरुल्लाह। और ये चीज़ देखिए हम सबको सोचनी चाहिए, कहीं ना कहीं हम भी कर लेते होंगे, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है बेशक, लेकिन ये चीज़ कितनी सीरियस है। देखें, हम अगर झूठ पे बात करते हैं तो जब उसकी सीरियसनेस देखते हैं तो हमें लगता है कि जी हमसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। तो अगर हम इस चीज़ इन नशिस्तों से हमें ये सीखना चाहिए कि जाने अनजाने में भी अगर हम तकब्बुर कर रहे हैं तो हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। मारवी ने आलू, मटर और गाजर वाली सब्जी जो है वो तो तैयार कर ली है। अच्छा मारवी, गाजर का तो सीज़न चल नहीं रहा है, गाजर आई कहाँ से? ये गाजर आपको पता होगा कहाँ से आई, आपकी टीम वाले लाए, मुझे नहीं पता ये बिल्कुल भी। ये बिल्कुल फ्रेश वाली नहीं होगी, लेकिन नहीं, ये बालाजी फ्रेश ही है। फ्रेश ही है। अच्छा, ड्रिंक तैयार हो चुका है जी? जी बिल्कुल, ड्रिंक तैयार हो चुका है। इसमें हमने मिल्क, करशी का जामे शीरी और तुख मलंगा और सब चीज़ें ऐड कर ली हैं, और इसके फ्लेवर को और इन्हेंस करने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं करशी का जामे शीरी। हर कोई रमज़ान में चाहता है फ़्रेश रहना, तो आप करशी का जामे शीरी इस्तेमाल करें सहर और अफ्तार में, और पूरा दिन रहें फ़्रेश, क्योंकि ये बना हुआ है बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से। नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार करता है जी। और ये शरबत जो है ना, ये मुझे याद दिला रहा है मुहर्रमों में हमें ऐसा ज़्यादा पीने को मिलता है। ये वहीं आपने भी पिया होगा ऐसा शरबत? जी बिल्कुल, मैंने भी पिया है मुहर्रम। और ये 2-3 गिलास बंदा पी जाए ना तो दिल नहीं भरता। ये बड़ा ज़बरदस्त सा शरबत होता है, बेहतरीन किस्म का शरबत होता है। तो आपने ये बनाना भी वहीं से सीखा था? नहीं, मैंने बनाना वहीं से नहीं सीखा, मैं अपनी रेसिपीज़ खुद क्रिएट करती हूँ, तो मैंने तो खुद ही बनाना सीखा है, वहाँ मैंने नहीं देखा। अच्छा, इन्होंने मतलब खुद ये रेसिपी क्रिएट की है। लेकिन आप सोबत का असर देख रहे हैं कि कहते हैं ना सोबत का असर। जब इन्होंने स्टार्ट किया था इन्होंने बोला था चिया सीड, अब खुद आ गई तुख मलंगा। तुख मलंगा, आपने बोला तुख मलंगा तो मैंने भी बोला तुख मलंगा। ये होता है सोबत का असर। जब आप किसी के साथ सोबत में रहते हैं ना तो फिर आप भी उसी की तरह बन जाते हैं। तो तुख मलंगा तो हम लोग इस वजह से कहते हैं कि भाई इसको नॉर्मली तुख मलंगा ही कहा करते थे, चिया सीड भी वैसे कहते हैं। नसीम भाई, क्योंकि आप बहुत सारे खिलाड़ियों से मिले होंगे पूरी दुनिया में जितने भी खिलाड़ी हैं, कौन सा ऐसा कोई एक खिलाड़ी है जिसने आपको बड़ा मुतासिर किया? किसी भी कंट्री से हो सकता है, लाजमी नहीं पाकिस्तान की हम बात करें। कोई एक प्लेयर ऐसा बताएं जिसने बहुत मुतासिर किया, और रीज़न भी बताइएगा कि क्यों मुतासिर किया। हाशिम आमला। अरे वाह, मेरे भी फेवरेट है हाशिम आमला। मैं एक
छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि बड़ी कोई एक ऐसे इतने रन्स स्कोर कर रहे थे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, या वो इतनी सीरीज़ में रन्स स्कोर कर रहे थे, वो अगर शायद अगर मैं अगर उनके पास गया, मैंने कहा आपसे मुझे बात करनी है थोड़ी सी, दुबई में थे हम लोग, तो उन्होंने कहा कि वो आते तो खड़े हो जाते, कोई भी ना नहीं करता। उन्होंने कहा नहीं, आप पहले मेरे मैनेजर से पूछें। और यानी कि इतना डिसिप्लिन मैंने उन्हें देखा, इतना हम्बल देखा, और मैंने उनको नमाज़ पढ़ते हुए अगर देखा तो आप यकीन करें कि सिर्फ रोते हुए देखा, और कभी भी ये नहीं देखा मैंने उन्हें कि उन्होंने ग्राउंड के अंदर नमाज़ पढ़ी हो। अल्लाह से जो इबादत की, अगर ग्राउंड में है तो जाके एक कोने के अंदर पढ़ते थे कि कोई नज़र ना आऊँ, मेरा रब से रब्ता होना चाहिए। तो ईद की दिन थे, ईद के दिन मुझे इत्तेफाक की बात है कि उनके साथ नमाज़ पढ़ने का मौका मिला। वो मेरे बराबर में बैठे हुए थे, तो हमारे कैमरामैन थे आसिफ उस वक्त। तो मैंने उनसे कहा कि एक ऐसी पिक्चर ज़रूर बनाओ, हम तो बहुत कमज़ोर से मुसलमान हैं, कि मैं और हाशिम मामला साथ में दिखाएं हम ईद की नमाज़। आप उन्होंने मुझे वो बैठे हुए थे, बस जो ख़िताब चल रहा था ऐसे खामोशी से बैठे हुए थे, और उसके बाद वो मैं तस्वीर नहीं बन सकी क्योंकि उन्होंने शायद वो इशारा देख लिया था। फिर वो इस ऐसे होके बैठे, उन्होंने मुझे एक एहसास दिलाया कि जिस जगह पे आप बैठे हुए हो ना, वहाँ तुम्हारा रब ही है सिर्फ, यहाँ कोई बंदा नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊँ बिल्कुल सच्चाई से, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे मुसलमान बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ पे बहुत, अगर जिस दिन इस दुनिया से अच्छे लोगों की कमी हो जाएगी शायद ये दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैंने वहाँ मुसलमान देखे साउथ अफ्रीका में। हम केप टाउन में ठहरे हुए थे, उनकी उम्र होगी तकरीबन, जो दोनों जिन्होंने हमें अपना हट था जो किराए पे लिया हुआ था हमने उनसे, मैंने ऐसी सहरी और ऐसी अफ्तार नहीं की जो उन्होंने हमें वहाँ कराई थी, आप यकीन करें। और उनके एक 79 ईयर्स के वो थे और 75 ईयर्स की उनकी अहलिया थी। ऐसे हाथ बांध के खड़े हो जाते थे और टाइम पे आके खड़े होते थे। तो वो चीज़ें ज़िंदगी में कुछ सीखने का मौका मिला। हाशिम आमला को मैंने वाकई में क्रिकेटर्स में हमारे भी बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं, बहुत अल्लाह वाले क्रिकेटर्स हैं, बहुत चैरिटी का काम करते हैं, लेकिन मुसलमान तो मुझे वो बहुत ही डिफरेंट लगे। अच्छा, ये बात जो आपने की ना कि हाशिम आमला का गेम अपनी जगह है, गेम की वजह से, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता, गेम उनका अपनी जगह है, लेकिन जब हम उनके एक्ट देखते थे ना, तो अल्लाह से ये दुआ होती थी काश हमें भी इतनी हिम्मत दे कि हम भी ऐसे मुसलमान बने। नसीम भाई, कभी ऐसा हुआ है कि इंडिया में कोई रमज़ान आपने गुजारा हो, कभी कवरेज में या वैसे कभी इत्तेफाक हुआ है इंडिया में रमज़ान गुजारने का? नहीं, इंडिया में रमज़ान गुजारने का मौका नहीं मिला। मैं 4-5 टूर, बड़े टूर किए। एक टूर तो 2005 में मैं 16 शहर गया था, वाइज़ेक, कोची, जमशेदपुर, यानी कि मैं ये कोलकाता, मुंबई, दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं कानपुर, इन 16 शहर में मैचेस थे। वो बहुत ही बड़ा टूर था। परवेज़ मुशर्रफ साहब भी आए थे, उस वक्त प्रेसिडेंट थे। दिल्ली का मैच उन्होंने आके कवर किया था, तो मेरी ड्यूटी लगी थी। मैंने उनके स्कूल के ऊपर भी स्टोरी की थी, जो दिल्ली में उनका पहला स्कूल था, उनकी पैदाइश जहाँ पर थी, उस कोठी पे भी जाके स्टोरी की थी। लेकिन वहाँ के मुसलमान बहुत अच्छे हैं। आप क्योंकि जो एक्चुअल मुसलमान है वो तो कहीं भी वो बहुत अच्छा है। देखें, आप जहाँ भी अक़लियत में होंगे ना, वहाँ पे आपका एहसास बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। हम तो यहाँ टोटली मुसलमान हैं, अक्सरियत हमारे मुसलमानों की पाई जाती है, लेकिन जहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो वो बहुत मुनज़्ज़म होते हैं, उनका एहसास बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। और जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी, मैंने जैसे मुसलमान देखे, इंडिया में भी बहुत ज़बरदस्त हमारे मुसलमान हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं एक आपको छोटी सी किस्सा सुनाता हूँ शाहरुख़ ख़ान का। मैं पहला शख्स हूँ कि जो किसी भी चैनल के माइक पे शाहरुख़ ख़ान को पहली मर्तबा लेकर आए थे। आप ज़रा लेवल ज़रा देखें इंसानियत का क्या है। पाकिस्तान जो पहला वर्ल्ड T20 हुआ था, जोहान्सबर्ग में फ़ाइनल हो रहा था, और वहाँ पर मिसबा ने जो शॉट खेला था, पाकिस्तान वो मैच हार गया था और बिल्कुल क्लोज जाके हारा था, बड़ा दिल दुखा हुआ था। मैं कैप्टन कॉर्नर करता था, शुएब मलिक उस वक्त कैप्टन थे। तो शुएब मलिक उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, तो वहाँ पर तो सिर्फ इंडियन गाने बज रहे थे और शाहरुख़ ख़ान जो है वो डांस भी कर रहे थे, और बहुत साथ साथ जो है ना वो टीम के साथ अपने, उनका बेटा आर्यन बहुत छोटा था, उसकी तस्वीरें बना रहे थे ऐसे करके। तो ऐसे वो जब वो गुजरते हुए मेरे से तकरीबन कोई थोड़े फासले पर होंगे, तो मैंने कहा अगर इनका इंटरव्यू मिल गया तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो मैंने आवाज़ आई, शाहरुख़ भैया। तो वो कहाँ पे सुनते मेरी बात, इतना रश, इतना क्राउड का शोर था। तो मैंने फिर कहा, मैं क्या शाहरुख़ भैया थोड़ी सी मुझसे बात कर लें। तो
उन्होंने फिर भी ज़रा नज़रअंदाज किया बच्चे की तस्वीर। मैंने कहा शाहरुख भैया पाकिस्तान में आधी कौम ने खाना नहीं खाया आज, जो मैच हार गए, थोड़ी सी बात कर लें, उनको दिलासा दे दें। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया इस बात पे कि मैं ये तस्वीर बना रहा हूँ बेटे की, तो आप ज़रा देख लें इसको। अब वो बिल्कुल गुजरते हुए जा रहे थे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर मैंने कहा आखिरी था, मैंने कहा शाहरुख भैया अगर आप बात, इतना बड़ा नाम है, आप बात कर लेंगे तो हमारे को भी कोई फ़ायदा हो जाएगा। शरीफ भाई बाखुदा वो ऐसे उन्होंने कैमरा नीचे किया है, और वो कैमरा नीचे करने के बाद सामने मेरे आके खड़े हो गए, और ऐसे करके उन्होंने ये नहीं देखा मेरा बेटा कहाँ पर है, मेरे कैरियर को फ़ायदा हो जाए, मैं हूँ कौन। और वो आके अच्छा मेरे कैरियर को फ़ायदा हो सकता है, आके खड़े हो गए। कह लें जी पूछें। आप यकीन माने कि मैं उस लम्हे में, मैं कुछ लोग ऐसे ज़िंदगी में, मैं बहुत लोगों का किया, मैं शर्मिला टैगोर का उस वक्त इंटरव्यू किया था व्हेन शी वाज द चेयरपर्सन ऑफ इंडियन फिल्म सेंसर बोर्ड, और बहुत सारे लोगों के हमें इंटरव्यू करने का मौका मिला ज़िंदगी में, लेकिन मैं आई कांटेक्ट नहीं मिला सका था। आप सोचें कि उनके पास तो वही मौका था अपने बच्चे की तस्वीरें बनाने का, लेकिन वो मेरी खातिर छोड़ के आके खड़े हुए। तो आज वो है भी इस लेवल और पे। कौन सी किसकी अदा अल्लाह ताला को पसंद आए, पसंद ये आ तो जाए। हमें नहीं पता होता, लेकिन जो हाशिम आमला की इन्होंने बात की, वाकई में एक वो जब भी हम उनको देखते हैं ना तो एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। एमन, ज़ाहिर है आपने अपना क्रिकेट का करियर स्टार्ट किया, तो मेल्स को तो मेल ज़्यादातर देखते हैं, तो वुमेंस को आप भी किसी को करती थी, किसी को फॉलो, और कौन सी ऐसी वुमेन क्रिकेटर थी जो आप जिसको एडलाइज करती थी कि यार ये एक रोल मॉडल है और मैंने भी इसकी तरह की क्रिकेट खेलनी है, किसी भी कंट्री की हो सकती है? बिल्कुल जी, मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिकेट खेली और माशाल्लाह से बहुत ऐसी फीमेल क्रिकेटर्स हैं जिनको मैं आइडियलाइज़ करती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे एक नाम लेना चाहूँगी सना मीर का, जो कि पाकिस्तान की फॉर्मर कैप्टन थी। जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ किया था, क्योंकि सना मीर ने जब क्रिकेट स्टार्ट की थी उस वक्त 2005 में क्रिकेट बोर्ड नया नया बना था। उसके बाद उन्होंने क्रिकेट को वहाँ से अपलिफ्ट किया था कि जहाँ पर हमारे पास ना तो ग्राउंड थे, ना तो कोई फाइनेंस था। अगर मैं उनके करियर की बात करूँ तो 2017 में थोड़ा सा डिक्लाइन आया था उनके करियर में, जहाँ पे हमें वर्ल्ड कप में बहुत बुरी डिफीट हुई थी और मेरा उस वक्त स्टार्ट था टीम के साथ। तो वहाँ पे जब मैं उनको देखती थी, वो अपने आप से मतलब मेडिटेशन वगैरह करती थी, तो वो जो उनका फेज़ था ना, उसमें उन्होंने कभी भी टीम को लेट डाउन होने नहीं दिया। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को इस तरह से अपलिफ्ट किया कि वो पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया की वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर बनी। तो उनकी कैप्टनसी में और उनकी ओवरऑल उनको आइडियलाइज़ करने की वजह ये है कि वो सिर्फ अपना नहीं सोचती थी, वो अपनी पूरी टीम को साथ लेके चलती थी। हर प्लेयर के बारे में उनको पता होता था कि इसकी लाइफ में क्या स्ट्रगल हैं। थ्रू आउट माई करियर मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने किसी भी प्रैक्टिस मैच से भी गैप लिया हो। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ओवरऑल एक्सीलेंस उनके अंदर थी और वो हमें भी सिखाती थी। अच्छा, ये तो नहीं होता था कि भाई जैसे कि आपने उनकी तारीफ़ की है तो नो डाउट फिर वो तारे तारीफ़ के काबिल हैं क्योंकि आप पर्सनली जानती हैं, ऐसा भी तो होता है ना कि जूनियर्स को ज़रा सा दबाया भी जाता है, तो उनकी तरफ से कभी ऐसा आया एज कैप्टन, क्योंकि वो आपकी कैप्टन थी, तो कभी ऐसा आपको फील हुआ? पॉजिटिव वे में दबाया जाता था कि जिससे हमारी हाँ। इम्प्रूवमेंट हो। अगर वो चाहती थी, लाइक अगर मैं रूम में भी बैठ के कोई थ्रो कर रही हूँ डस्टबिन में चीज़, वो मिस हो जाए तो वो बोलती थी बैड थ्रो। तो मतलब वो मुझे चाहती थी कि मेरी हर चीज़ में एक्सीलेंस नज़र आए। अगर मैं मेरे रूम में मेरी हैबिट्स अच्छी होंगी तो वही हैबिट्स मेरी ग्राउंड में भी नज़र आएंगी। तो बिल्कुल एक तरीके से फिर वो लोग उस्ताद का रुतबा ले लेते हैं जो हमें ज़ाहिर सिखा रहे होते हैं। लाजमी नहीं है कि जिनसे आप पढ़ते हैं वही आपके उस्ताद हों, अगर आपको कोई अच्छी चीज़ सिखाता है तो वो भी आपका उस्ताद होता है। और बिल्कुल सना मीर, आपको इस बात का क्रेडिट जाता है कि यहाँ पे आज आपकी एक जूनियर बैठ के आपकी तारीफ़ कर रही हैं। तो जो लोग अच्छे काम करते हैं, अपने जूनियर्स के साथ अच्छे रहते हैं, तो बाद में भी अच्छे अल्फाजों से याद रहते हैं। अच्छा, वैसे अगर कि इंसान को कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास उसका इलाज होता है, हम चले जाते हैं, जी सर में दर्द है तो दवा ले ली, पेट में दर्द है तो दवा ले ली। मुस्लिम भाई, तकब्बुर भी एक बीमारी है, तो इसका इलाज क्या है? किस तरह अपने अंदर से तकब्बुर को ख़त्म करें? अब इसकी कोई दवा तो हम ले नहीं सकते हैं कि भाई तकब्बुर की दवा दे दो, तो फिर तो वो मेडिकल स्टोर खाली हो जाएगा। तो इसका इलाज वैसे क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, सबसे पहली बात, हम क्या करें कि हम ये देखते हैं कि तकब्बुर इंसान को किन बुनियाद पर आता है, या हुस्न होगा, जमाल होगा, माल होगा, या ताकत होगी। सबसे पहले ये बात गौर कर लें कि उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये ताकत, ये हुस्न जमाल या माल या इल्म मेरे पास कब तक रहेगा। बेशक, जब वो देखेंगे कि ये सब आर्जी है और ये ख़त्म हो जाने वाली है, तो फिर उन लोगों को देखें जिनके पास ये था और अब उनका मुस्तकबिल क्या है या वो अब क्या है। तो फिर इबरत होगी उन्हें उन लोगों को देखते हुए कि अगर जिन्होंने थोड़ा सा गुरूर किया और गुरूर करने के बाद जब उनके साथ मामला पेश आया तो फिर क्या। आप फ़िरौन को देख लेना, जब उसने जब कहीं कहा था कि अना रब्बुकुमुल आला, नाउज़ुबिल्लाह, कि मैं सबसे ज़्यादा बेहतर पालने वाला हूँ।
वो जो अपने आप को रब कहलवाता था, क्या हुआ? अल्लाह ने इबरत का निशान बना दिया कि दरिया में गर्क हो गया। तो सबसे इलाज वो ये पहला इलाज कि जो भी अगर तकब्बुर की बीमारी में मुब्तला है तो वो क्या करना शुरू कर दे, वो आजिज़ी करना शुरू कर दे, तवाज़े करना शुरू कर दे, यानी अपने आप को सबसे ज़्यादा गुनाहगार, ख़ताकार और कमतर जानना शुरू कर दे। जब वो ये काम शुरू करेगा तो खुद पर इसको एहसास होगा किस तरीके से कि वो उन लोगों को देखे जिनके पास कुछ नहीं है, तो उसे एहसास होगा कि यार अल्लाह ने मुझे इतना प्यारा बनाया, बेहतर बनाया, तो मैं किस बात का तकब्बुर कर रहा मोहसिन हूँ? भाई अल्लाह ये- छीन ले तो हाँ, फिर ये बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है। अगर इंसान ऐसा सोचने लगे तो दुनिया जो है जन्नत बन जाए। बेसिकली आपने कहा कि कब तक है। हाँ, अगर हम दौलत की बात करें तो बहुत से लोगों ने इतनी दौलत कमाई कहेंगे जब तक हम मरते नहीं है तब तक है। अगर किसी के पास ताकत है तो ठीक है, ताकत तो चली जाती है, हुस्न भी चले जाता है, लेकिन ज़्यादातर मसला उन लोगों के साथ आता है जिनके पास दौलत बहुत आ जाती है और वो कहते हैं जब तक हम जिंदा है तब तक तो दौलत रहेगी। ठीक है। तो इसमें क्या है फिर? अच्छा, अब इसका और वो जवाब तकब्बुर को तकब्बुर नहीं समझते। वो कहते हैं कि बस हम हर किसी को मुंह नहीं लगाते, हम मुंह लगाएंगे तो वो हमारे सर पे बैठ जाएगा। ये ऐसा लोग कहते हैं। देखिए, आप ये बात फरमा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जवाब इसका ये है, आप सोच रहे हैं कि ये माल जब तक मैं हूँ तब तक है। क्या आपने नहीं देखा बहुत सारे मालदार को एक लम्हे के अंदर वो बेशक फकीर बन देखा जाते है, हैं? बिल्कुल देखा तो है, बात इतनी सी है कि आप ये जो बात कर रहे हैं कि एक बंदा ये सोचता है कि यार मैं अगर ये हूँ तो इलाज, और वो मुंह यूँ नहीं लगाते कि ठीक है ये मेरा एटीट्यूड है, ये मेरा सब कुछ है। एटीट्यूड ही ऐसा है। देखिए, सबसे पहली बात, अल्लाह ताला उस बंदे को जिसके दिल में राई के बराबर भी, आपने सुना, तकब्बुर जन्नत में वो नहीं जाता। बेशक। सिर्फ ये तो आखिरत की बात नहीं है, दुनिया में भी जो शख्स तकब्बुर करता है या उसके अंदर एटीट्यूड आता है, आप देखें लोगों के अंदर से कदर निकल जाती है। अच्छा मोहसिन भाई, जिसमें तकब्बुर होता है उससे अगर बोलो भाई तुम प्राउड कर रहे हो तो बोलता है मैं तो प्राउड कर ही नहीं रहा। अच्छा, नाउजुबिल्लाह, मैं क्यों तकब्बुर करूंगा? नहीं, अगले को फील कैसे कराए भाई? इसको अगले को एहसास कैसे होगा? तकब्बुर में आता है। हाँ बिल्कुल। देखिए, एहसास ही नहीं होता, बोलते हैं नहीं मैं तो नॉर्मल हूँ। देखिए बात ये कि अब मिसाल के तौर पर कपड़े आपने भी अच्छे पहने, कपड़े मैंने भी, भाई ने भी अच्छे पहने में, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जब तुम कपड़े पहनकर, जब ये कमीज़ पहनकर, ये कपड़े पहनकर जब तुम निकलते हो, फरमाया कि अगर ये चलना तुम्हारा और फिरना तुम्हारा लिबास को घसीटते हुए जा रहा है तो ये तकब्बुर की अलामत है, और कोई ये करता है तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम में दाखिल करता है। बात इतनी सी है कि हमारा एटीट्यूड जो है ना, हम अच्छे कपड़े पहने, हम अच्छा खाएं, मना नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब बाकी रहेगा और ये मेरे लिए सबसे बेहतर है और जो मैं कर रहा हूँ इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये वो अलामत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं तकब्बुर, अज़मत ये मेरी चादर है, जो मेरी चादर को खींचता है मैं उसकी गर्दन तोड़ देता हूँ। हाँ हाँ, सारी बात अब गौर कीजिएगा जो मैं जो जवाब देना चाह रहा हूँ, ये कर ले तकब्बुर। यकीन माने आपने खुद देखा कि अल्लाह ताला एक लम्हे में नस बदलती, इंसान के वहाँ आँख भी होती है, हाथ भी होता है, लेकिन पागल कहलाता है। कोई पागल के साथ बैठना पसंद करता है? लोग इसे हकारत की निगाह से देखते हैं। किस बात का गरूर? इस बात का गरूर कि ये माल अल्लाह अकबर, ऐसे मालदारों के माल काम नहीं आता। सारी बात इतनी सी है, जो इंसान ये सोचता है कि मैं तकब्बुर नहीं कर रहा, ये तो मेरा एटीट्यूड है, आप उसे ये बात समझाएं, ये एटीट्यूड जो तुम्हें अल्लाह ने दिया है, अगर ये ना हो तो क्या तब भी तुम ऐसे ही रहोगे? सारी बात और ये चीज़ जो जैसे मोहसिन भाई ने कही कि भाई बहुत से लोग, मैंने इस पर सवाल किया, वो तकब्बुर को तकब्बुर नहीं मानते ना कि हम क्या तकब्बुर कर रहे हैं, हम तो एक नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं और हमारी आदत ऐसी है या ये चीज़ ऐसी है। अब बहुत से मैंने लोगों को देखा, उनके पास दुनिया जहान का पैसा होता है लेकिन बहुत से लोगों से टेस्ट का फील नहीं होती, मतलब उनके लिए खाना बिल्कुल बेकार होता है। बहुत बड़े बड़े नाम है, मैं भी यहाँ बैठ के क्या लाऊं, जिनके साथ, जिनकी औलादों के साथ ये मसले आते हैं। तो भाई अगर अल्लाह की चादर को खींचोगे तो अल्लाह आपकी गर्दन की हड्डी तोड़ देगा। मोहसिन, नसीम भाई, हर बंदे के करियर में बहुत से लोगों का एक अहम रोल होता है। मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल करियर की। ज़ाहिर है आज आप यहाँ जो है अपने माँ बाप की वजह से, अपने रिश्तेदारों की वजह से, वो बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो आपका एक करियर होता है उसमें भी कुछ लोग होते हैं जो एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ज़ाहिर है जब आप एक नई फील्ड में जाते हैं तो बहुत से लोग अच्छे आपको मिलते हैं जो आगे की तरफ जाते हैं। ज़्यादातर तो ऐसे खींचने वाले हमें मिलते हैं, लेकिन अच्छे भी मिलते हैं। तो कुछ आपकी करियर में ऐसे लोग हैं जिन्हें आप कहते हैं कि माँ बाप के बाद, अल्लाह ताला तो ज़ाहिर का करम है ही, रिश्तेदारों के बाद इन लोगों ने मुझे फील्ड में बड़ा सपोर्ट किया। बिल्कुल, देखिए इंसान की बेसिक तरबियत तो उसके घर से ही होती है, बेशक। और वो बड़ा खुश नसीब होते हैं कि जो इसको समझना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप अपने प्रोफेशनल करियर में आते हैं, जब आप स्कूल जाते हैं, जब आप कॉलेज जाते हैं, जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ कुछ ऐसे उस्ताद आपको मिलते हैं जो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे नक्श छोड़ जाते हैं जो आप नहीं भूल पाते।
ऐसे ही अगर मैं स्कूल के ज़माने की बात करता हूँ तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे कि मैं अगर नाम लूँगा यूनिवर्सिटी में भी, लेकिन जब आप ये स्कूल कॉलेज ये तो एक दरसगाह हमारी होती है और वहाँ हर टीचर काबिल एहतराम होते हैं, बेशक। लेकिन प्रोफेशनल कैरियर में जो आपने बात कही कि टांगे खींचने वाले भी होते हैं, हर तरह के लोग बहुत होते मिलते हैं ना। तो मुझे बहुत खुशनसीब रहा कि चंद ऐसे उस्ताद मुझे मैसर आए कि जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बनाने में बड़ा रोल प्ले किया। जब मैं अखबार में आया था तो अथर हाशमी साहब थे, वो डेस्क पे बैठा करते थे, हम डेस्क पे थे, स्पोर्ट्स में भी नहीं आया था, लेकिन उन्होंने मुझे जिस मोहब्बत के साथ बर्दाश्त किया मुझ जैसे आदमी को, तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो इस दुनिया में नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था उनका। फिर जब टेलीविज़न से हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब सफ़र शुरू किया तो वहाँ पे मैं बहुत मशकूर हूँ मुज़फ़्फ़र एजाज साहब का कि जिन्होंने नासिर बेग चुग़ताई साहब जो उस वक्त होते थे उस चैनल में, उनसे कहकर मेरी जॉब लगवाई। लेकिन मैं उससे कहीं ज़्यादा खुशनसीब समझता हूँ कि अज़हर अब्बास साहब के साथ मैंने काम किया। वो मुझे इंडस्ट्री में कोई दूसरा ऐसा नाम नहीं मिला जिन्होंने जो हमारी आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो उसमें उनकी तरबियत का बहुत बड़ा रोल है। जो कॉन्फिडेंस हमने सारी दुनिया में जाके रिपोर्टिंग की, काम किया, फिर हमारे जो फिर मैं स्पोर्ट्स चैनल में आया तो वहाँ की पूरी इंतज़ामिया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और ज़िंदगी में मैं एक शख्स को बहुत दिल से सलाम करता हूँ, उन्होंने मुझे इंसानियत सिखाने में बड़ा रोल प्ले किया और मेरे बहुत मोहसिन हैं नदीम उमर भाई जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर हैं। मैंने आपको कहा ना कि अगर मैंने अपने कैरियर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिन्होंने दूसरा अज़हर अब्बास नहीं देखा और अपनी ज़िंदगी में मैंने नदीम उमर भाई जैसा इंसान नहीं देखा, इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ। और उन्होंने मुझे मकसद है कि उनके साथ अगर आप बैठ जाएं तो सिर्फ आप सीख ही रहे होंगे, बहुत अच्छी चीज़ें लेकर जाएंगे। ये चीज़ होती तो ये है। मेरे कुछ लोग- मौसिन हाँ, हैं कुछ जिनको लोग मैं ऐसे होते हमेशा हैं, याद देखें, रखता हूँ। बॉसेस का अच्छा होना ना बहुत ज़रूरी होता है। आज नसीम भाई को गो के किसी की ज़रूरत नहीं, कुछ तो इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन आप उनको एक अच्छे अल्फाज से याद इस वजह करते हैं कि वो आपको उस वक्त में सपोर्ट करते हैं जब आप कुछ नहीं होते। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बड़ी हमारे लिए शायद बहुत मायने रख रही होती हैं, क्योंकि हम बिल्कुल बिगनर्स होते हैं, आप एक प्रोफेशनल होते हैं। अगर उस वक्त में आप हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो हम ज़िंदगी भर उसे कहेंगे, बुरा बर्ताव करेंगे तो शायद हम आपको बुरा ना कहें, लेकिन फिर आपको किसी अच्छे अल्फाज में जाने के भी नहीं। ईमन, आपकी कोई लाइफ में ऐसा कोच, कोई ऐसा वो प्रोफेशनल करियर में बात कर रहा हूँ जिसे आप ये समझती हों कि ये है भाई? देखें, प्रोफेशनल करियर में तो ऑब्वियसली काफ़ी लोग होते हैं ऐसे, लेकिन इसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को पहले सबसे ज़्यादा देना चाहूँगी, बिल्कुल। क्योंकि मैं ये बात बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि मैं कभी अपनी लाइफ में किसी भी जगह पे कभी लेट नहीं हुई, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो मेरे क्रिकेट का मैच हो। तो इसका क्रेडिट उनको इसलिए बहुत ज़्यादा जाता है कि उन्होंने हर चीज़ मेरे लिए पहले से प्रिपेयर करके रखी और उन्होंने मुझे कहा कि आप सिर्फ अपनी चीज़ पर फोकस करो, चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, चाहे वो आपकी क्रिकेट हो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देती हूँ कराची की वो सीनियर प्लेयर्स जिनके साथ मैंने फ़र्स्ट टाइम क्रिकेट को जाके देखा। मुझे ऐसा लगता था कि क्रिकेट का एनवायरनमेंट पता नहीं कैसा होगा, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया था कि मेरे पेरेंट्स भी जाके वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हुए और उनको इस बात की खुशी थी कि मैं इसको एज अ करियर परस्यू करूँ। और अपनी क्रिकेट एकेडमी ज़हीर अब्बास क्रिकेट एकेडमी से मैंने हमेशा से खेला है। वहाँ के जो कोच हैं सर सगीर, उनको मैं बहुत ज़्यादा रिगार्ड करती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट सिखाई और ओवरऑल जितने भी लोग थे लाइक मेरे करियर में कराची से नैन आब्दी का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने कराची की सब लड़कियों को इकट्ठा करके रखा, यूनिटी के साथ रखा। जहाँ भी मैचेस खेलते थे हम उनके साथ खेलते थे, उन पे बिलीव करते थे और हमारे पेरेंट्स पे बिलीव करते थे कि ये लोग ठीक हैं, इनके साथ हमारे बच्चे खेल रहे हैं। ये एक बड़ी बात होती है। देखिए जी, मेरे नैन बेटे ने आब्दी, भी बड़ी हाँ, बॉलिंग कराई हाँ, है अमन को। हाँ, नैन आब्दी हैं और ये सब जितने भी लोग हैं, मोहसिन भाई ने भी जिनका नाम लिया, नसीम भाई ने भी जिनका नाम लिया, ये बहुत अहम लोग इस वजह से हैं कि इन्होंने किसी का करियर बनाने में मदद करी, जिसका आपको सवाब तब तक मिलता रहेगा जब तक इनका करियर चल रहा है और इनकी दुआएं चल रही हैं। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके अंडर में कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, उनके साथ शफकत का बर्ताव करें, उनके करियर को बनाने की कोशिश करें, ना कि टांग खींचने की कोशिश करें। शहरी का दस्तरखान इस वक्त यहाँ पे लगा हुआ है। उससे पहले एक बच्चे हैं साइम खान है, 4 साल उनकी उम्र है और हमारे जो आज न्यूज़ के एडिटर हैं, जो हमारी ट्रांसमिशन की चीज़ें भी एडिट करते हैं, सफदर, ये उनके साहबजादे हैं। तो साइम, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो और बेटा बहुत तरक्की करो, बहुत नाम बनाओ। आपके लिए बहुत सारी दुआएं साइम, एक दफ़ा फिर से आपको हैप्पी बर्थडे। मोहसिन भाई, जो इन्होंने आलू मटर और गाजर की सब्ज़ी बनाई, कैसी लगी आपको? जो आपने पिछले दिनों जो गोश्त बनाया उनसे भी बेहतर बनाई। अरे वाह, वजह नसीम ये भाई, कि तेल इसमें बिल्कुल मुनासिब और टेस्ट बहुत अच्छा है। नसीम भाई आपको कैसी लगी ये बताएं आप। मैं इससे पहले तो एक बात ये कहना चाहूँगा कि
1.5 हफ्ते पहले से आप और राहिल भाई एक बात कह रहे थे, अमन आपने जिस दिन ट्रांसमिशन ख़त्म होगी उस दिन अपने शो में बैठने, बिल्कुल बिल्कुल। सब्जी का उसी दिन ख्याल आया आपको? देखिए नसीम भाई, उसकी वजह ये थी कि चले हमारा आपका मोहसिन भाई का तो चलता है, लेकिन हमारे साथ एमन मौजूद है, वो एक खिलाड़ी हैं। हमें पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में सोचना है, ये कल को कैप्टन बनेंगी, तो हम इनको ऐसी चीज़ें नहीं खिलाएंगे। इनकी डाइट की वजह से मैंने सब्जी रखवाई, नहीं ये बहुत अच्छा सिर्फ इनकी डाइट की वजह से, वरना नहीं था कोई मेरा इरादा। लेकिन उसके मैंने बाद आपको फर्स्ट डे बताया था कि मैं बिल्कुल इतनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग वगैरह नहीं करती, प्रोटीन ले सकती हूँ। मैं आपको बताता हूँ, आपकी जो अम्मी हैं उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि आए तो ये नज़र रखना कि क्या खा रही है, इस वजह से हमें ये करना पड़ा। एमन आप बताएं कैसी लगी आपको सब्जी? बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत डिलीशियस थी और सहरी का मज़ा आ गया। सहरी का मज़ा आ गया। अच्छा मारवी, ये तो नहीं होता अब जैसे आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं तो आप भी तकब्बुर करने लगती हो कि जी मेरी बहनों को तो आता ही नहीं है, नहीं, ऐसा बिल्कुल किया कभी? नहीं करती मैं बिल्कुल भी। उनको वैसे नहीं आता बिल्कुल तो भी, बता cooking भी नहीं दिया आती। उन्हें। हाँ वही बता रही हूँ, उनको नहीं आती कुकिंग, बट ये है कि नहीं, तकब्बुर नहीं करती। तो ये तो नहीं होता कि मैं अच्छा बनाती हूँ, आज उसने बनाया तो देखें अच्छा नहीं बना, ये नहीं, क्या बिल्कुल तेल में क्या कमी है, ये इस तरह। नहीं मैं ऐसे नुक्ताचीनी भी नहीं करती और तकब्बुर भी हाँ नहीं नहीं करिएगा, टेस्ट चले जाएगा फिर, हाँ, नहीं बिल्कुल करती। फीका फीका लगेगा, नमक की जगह चीनी डल जाएगी आपसे। हाँ ये हो जाता है। अच्छा एमन आप करती है कुकिंग? मैं कुकिंग कर लेती हूँ, लेकिन कॉन्टिनेंटल चीज़ें मुझे ज़्यादा आती हैं। इस तरह का बेसिक खाना इतना डिलीशियस बनाना नहीं आता। तो ये क्रिकेट भी कर लेती, कुकिंग भी कर लेती, किसने सिखाई आपको कुकिंग? खुद सीखी है, वैसे मेरी बहन करती थी तो उसकी शादी होगी, वो चली गई, तो फिर मुझे ही करनी पड़ी, तो थोड़ी बहुत मैंने सीख ली। पास्ता वगैरह बना लेती हूँ, लेकिन इस तरह से लाइक आलू गोश्त बनाना हो, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खाया जाता है, वो मैं इतना अच्छा नहीं बना सकती। तो बस क्लासेस ले लीजिएगा आप इनसे कभी कभी, बिल्कुल ज़रूर कोचिंग लूँगी। कोचिंग के बाद इनसे भी कोचिंग ले लीजिएगा। बिल्कुल अच्छा आपकी एक बहन है, वो आप ही की शक्ल के ट्विंस हैं आप दोनों, जी, बिल्कुल। तो कभी स्कूल में ऐसा हुआ कि हरकत उन्होंने की हो, पकड़ी आप गई हो, या आपने की हो उन्होंने पकड़ी गई हो, कुछ ऐसा हुआ है कभी? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि जब हमारा बोर्ड का प्रैक्टिकल था क्लास 9 का, तो पहले मैंने प्रैक्टिकल दिया, तो एक्सटर्नल ने देखा मुझे। उसके बाद जब वो देने गई प्रैक्टिकल, तो एक्सटर्नल ने कहा कि ये तो दोबारा से आ गई है, ये किसी और का प्रैक्टिकल देने आ गई है। तो फिर मेरी टीचर्स ने भी बताया कि नहीं, ये दोनों बहनें ट्विंस हैं। स्कूल में हम लोग स्कार्फ पहनते थे तो बिल्कुल एकदम आइडेंटिकल लगते थे। तो फिर मेरा घर करीब ही था ना, तो फिर मेरी टीचर ने कहा कि आ जाओ ज़रा देख लो ना। तो फिर मैं आई, तो एक्सटर्नल ने मेक श्योर किया कि ये दोनों बहनें और एक दूसरे का नहीं दे रही। तो घर वाले पहचान लेते हैं कौन सी कौन है, एमन कौन सी और दूसरी कौन सी है? घर वाले पहचान लेते हैं, लेकिन जब हम दोनों सो रहे होते हैं ना, तब मामा को थोड़ी मुश्किल होती थी कि कौन सी है। कौन सी बड़ा मसला होता है। अच्छा नसीम भाई, जैसे कि आपने बताया कि भाभी अक्सर ही शिकायत करती हैं कि आप मेरा वो जिक्र नहीं करते, तो कभी आपने भाभी के लिए कभी कुछ किया, कुकिंग वुकिंग की है ज़िंदगी में, कभी खाना बनाया भाभी के लिए? माशाअल्लाह। मेरे ख्याल है और नाराज़ हो जाती हैं। क्यों भाई, ट्राई तो करते नसीम भाई। नहीं मुझे पता है मैं जो कर सकता हूँ बस उतना ही ठीक है। और ये मैंने कब कहा कि उन्होंने मुझे कहा, ऐसे तो नहीं, मैं तो उनकी वैसी तारीफ़ कर रहा था, वो वाकई बहुत अच्छी है। मैंने ये कब कहा था नहीं, कि आपने पहले ब्रेक में कहा था कि वो अक्सर मुझसे ये शिकायत करती हैं, टीवी पे नाम लेने को नहीं, वैसे तो मेरा जिक्र नहीं करते। मैं कब बड़ी कह रहा अच्छी मेमोरी है आपकी, आप कम से कम, अब तो शहरी का वक्त आ रहा है, अब तो छोड़ दें। हाँ, तो वैसे कभी कोई भाभी के लिए कुकिंग नहीं करी? भाई आता नहीं, मैं आपको सच्चाई से एक बात बताऊँ, कभी चाय बना लेते? चाय नसीम भाई, चाय बहुत कॉमन है। मेरे दरमियान में ना कुछ शौक हुआ था कि मैं कढ़ाई बनाऊंगा। अच्छा मैं एक दो मरतबा मैंने अच्छी भी बना दी, वो हर चीज़ डालता गया बहुत अच्छी बन गई भाई। भाई हमारी अम्मा हैदराबाद गई हुई थी। अब मेरी अम्मी के लिए ज़रा आप सब लोग दुआ कीजिएगा, अभी हॉस्पिटलाइज थी। अल्लाह ताला मेरी सबसे सेहत और बड़ी, मेरे ज़िंदगी अल्लाह अता की फरमाए। इस दुनिया में मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है वो। बेशक अल्लाह ताला ज़िंदगी तो सेहत अता अभी फरमाए। उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, तो सबसे अल्लाह बहुत ताला ज़िंदगी सेहत अता फरमाए। आमीन। हमारी ये एक ख़ास चीज़, अम्मी हैदराबाद गई हुई थी, हमारा घर वहाँ पर भी है। तो मैंने वो कढ़ाई बनाई, तो अब्बू ने जब खाई ना, तो अब्बू मरूम ने उन्होंने कहा, कहने लगे कि यार ये अपनी अम्मी के लिए रख देना। मैंने कहा अम्मी आएंगी तो दोबारा बनाऊंगा। कहने लगे दोबारा ऐसी तुमसे बनेगी भी वो एक दफ़ा हो गया। नहीं। ये हो गया। तो उन्होंने उठा के रखवा दी थी वो, कि ये तुम्हारी अम्मी आएंगी तो खाएंगी। अच्छा हैदराबाद के जो मतलब जिन लोग हैदराबाद से होते हैं उनको खाने ज़रा उनके मज़े के होते हैं बहुत, हैदराबादी खाने। भाई हमारी अहलिया हैदराबाद दक्कन की हैं, हाँ तो फिर तो खाने तो बहुत अच्छे बनाती वो होंगी बहुत भाभी। ज़बरदस्त था। मैं आप यकीन करें कि जितने भी हमारी फैमिली के लोग हैं ना, वो खट्टी दाल चावल और तला हुआ गोश्त और कीमा और भारे बैगन की तरफ तो बच्चे कम ही आते हैं, आपको पता है कैसा। लेकिन ये कि वो जो 2-3 चीज़ें इनके बड़े ज़बरदस्त किस्म के आइटम हैं। और मेरे जो बहन के बच्चे वो भी दीवाने, वो खाना बन जाए तो फिर भाभी ने जो 3 बनाना है मरतबा ना, खाना है हाँ। उन्होंने सबने। भाभी जो खाने बनाती है ना, भाभी बहुत, हमने खाने की तारीफ सुनी, आएंगे भी कभी हम खाने। अच्छा नसीम भाई माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। मेरा बड़ा बेटा यूसुफ माशाल्लाह उसका बैचलर हो गया है मैरी टाइम एंड बिजनेस मैनेजमेंट में। मेरी बेटी माशाल्लाह अब बैचलर हो गई, डॉक्टर हो रही हैं वो भी।
और मेरा छोटा बेटा IBA में स्टडी कर रहा है, फर्स्ट ईयर में हसन। माशाल्लाह। अच्छा, उन तीनों में से फेवरेट कौन है आपका? असली सवाल ये था, असली सवाल जो था ना वो मेरा ये था कि तीनों में से एक का बताना है फेवरेट कौन है। भाई तीनों बहुत ज़बरदस्त वो है। तो है, मैंने कब बुराई करी यहाँ बैठ के नसीम भाई? मैं पूछ रहा हूँ कोई एक होगा ना, ज़्यादा लाडला होगा, बेटी होती है लाडली। बेटी तो बेटी है, मेरी एक बेटी है तूबा, उसमें अपनी ज़िंदगी बसती है, तो वो बस उसकी खुशी के साथ मेरी सारी खुशियाँ जुड़ी हुई तो हैं। बेटों ने बेचारों ने क्या किया नसीम भाई? यही मेरा सवाल है कि ये जो वालिद होते हैं ये सारा बेटी 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 करते हैं। ठीक है भाई, बेटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हम बेटों ने क्या बिगाड़ा होता है? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आप चाह रहे हैं कि मैं इधर ही रहूं, घर ना जाऊं, यानी बेटे भी मुश्किल में डालें, बेगम भी मुश्किल में डालें। बात ये कि बेटे भी बड़े फरमाबरदार हैं, बहुत ही माशाल्लाह। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ ना, वो बहुत कम है। अच्छा, इसमें नसीम भाई जो है ना हमारे देखें सहाफ़ी हैं ना, जर्नलिस्ट है, तो वो बहुत अच्छा कवर करते हैं कवर बहुत अच्छा करते हैं। एमन, आपके घर में आपका फेवरेट कौन है ये बताएं? सभी फेवरेट हैं, लेकिन मुझे एक का बताएं। बिल्कुल, मैं आ रही हूँ उसी पे। हाँ। मुझे पता था आप नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो एक का बताएं। मेरी अटैचमेंट अपनी ट्विन सिस्टर के साथ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमेशा से हम साथ ही थे, स्कूल भी साथ जाते थे, कोचिंग भी साथ जाते थे। अनफॉर्चुनेटली हमारा कॉलेज सेम नहीं था, क्योंकि उसने मेडिकल फील्ड चूज़ की थी और मैंने इंजीनियरिंग चूज़ की थी। गालिबन डेंटिस्ट हैं वो। बिल्कुल, वो डेंटिस्ट हैं और मैंने इंजीनियरिंग चूज़ की थी, तो यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस आया। लेकिन ओवरऑल मेरी और उसकी चॉइस भी सेम है, खाने में भी सेम है, कपड़ों में भी सेम है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कुछ। दुनिया में जब साथ आए थे तो फिर तो सारी बिल्कुल। और चीज़ें शक्लें होगी। भी माशाल्लाह एक जैसी, एक दफ़ा हमने देखा भी था, तो यही हम कह रहे थे कि भाई किस तरह पहचानते। अच्छा, आज दोनों स्पोर्ट्स फील्ड, आप तो डर गई, मैंने सवाल किया एकदम डर गई। दोनों स्पोर्ट्स फील्ड से रिलेटेड लोग बैठे। आपने कभी स्पोर्ट्स में मार भी हिस्सा लिया? मैं बैडमिंटन मुझे बहुत पसंद था। पसंद तो बहुत सारे खेल होते हैं, जी, मैं कह रहा हूँ हिस्सा लिया, खेला हिस्सा है आपने? नहीं, मैंने कॉलेज में खेला है। खेला है? हाँ जी, बिल्कुल। कहाँ तक गई आप? इंटर कॉलेज खेला है? नहीं, इंटर कॉलेज नहीं खेला, उधर ही कॉलेज में ही खेला है, क्योंकि मुझे पसंद था, मैंने वही खेला है बस। कोई अच्छा, लड़कियों वाले गेम कौन कौन से होते हैं जो अमूमन बचपन में खेलते हैं ना? मैंने बैडमिंटन ही खेला। नहीं, तो वो तो लड़कियों वाला होता है, खो खो, लंगड़ी पाड़ा। ये नहीं लाल खेले, ये नहीं खेले मैंने। ये गेम ही नहीं पता नहीं, आपको? ये गेम मैंने खेले ही नहीं है कभी। ईमन, आपने तो खेले होंगे। मैंने ये सारे खेले कौन हैं, कौन से? खो खो, लाल परी और पैलदूज खेलते थे हम लोग, हॉप स्कॉच खेलते थे, तो इस तरह के काफ़ी गेम्स खेले हैं। कार्ड्स खेल लेते थे। हाँ, एक गेम होता था पिट्टू बारी। नसीम में पिट्टू बारी पिट्ठू पता है क्या गरम होता बहुत था? बिल्कुल खेले वो हैं। बॉल पे पत्थर रख के वो मारो, फिर उनको रखना होता था। बिल्कुल रखना होता था, और वो बड़े जबरदस्त, उस पे फिर आपको निशाना भी आना है, उससे उसके भी बाद बड़ी बचना है, जोर आपने से बॉल मारम लगती धाड़ी थी। होती है। बॉल टिका टिका के मारते थे। अच्छा, बिल्कुल। ये वैसे नसीम ये जो एक्टिविटीज होती थी बचपन में, अब आज के बच्चों को बताओ तो हंसने लगते हैं, मुंह पे हाथ रख रख के, अब्बू पिट्टू बारी। पिट्टू बारी पिट्टू बारी है, लेकिन वो गेम अगर हम फिजिकल एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें नसीम भाई, बचना है, डॉजिंग करनी है, स्टोन्स को दोबारा रखना है, बहुत हेल्दी एक्टिविटी नहीं है? बहुत हेल्दी एक्टिविटी थी, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको, सबसे बड़ी चीज़ कि मैंने बचना है। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सारी ज़िंदगी आपको काम आता है, बचना है। अब जाहिर सी बात है, आप तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बच बच के निकलना होता है। बच बच के निकलना होता है, तो वो जो एक और फिर अपने टारगेट को भी हासिल करना है, टारगेट बचते हुए टारगेट को हासिल करना है। अगर नहीं बच सके तो टारगेट हासिल नहीं होगा। तो बेटा, जिन बच्चों ने पिट्टू बारी नहीं खेली है ना, वो ज़रा सर्च करें। वैसे तो गूगल पे पता नहीं पिट्टू बारी मिले ना मिले, हमसे पूछ लीजिएगा, हम बताएंगे। ये गेम्स खेलना शुरू करें, क्योंकि आज के बच्चों को जब हम इन गेम्स का नाम बताते हैं, लंगड़ी पाड़ा, तो वो ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे हमने पता नहीं कौन सा वो गलत वर्ड बोल दिया। एक दफ़ा तो एक बच्चे ने बोल दिया था, अंकल बैड वर्ड्स नहीं बोलते। मैंने कहा बेटा ये गेम है, तो ये चीज़ें आप लोग खेलें, इससे आपकी जो है हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होगी। इस वक्त हमारे सेट पे आप देख रहे हैं कि पामोलिव मौजूद है, जो एक वेल नोन ब्रांड है और पर्सनल केयर प्रोडक्ट की चीज़ें ये बनाते हैं। इनके पास एक बड़ी रेंज है जिसमें सोप, शैम्पू, हैंड वॉश, बॉडी वॉश और हैंड सैनिटाइज़र शामिल है। इसकी ख़ास बात यह है कि ये 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट से तैयार करता होता है। उसके साथ साथ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है, और साथ साथ जो आपकी स्किन डल हो रही होती है उसे डल बिल्कुल नहीं होने देता। अच्छी बात है जी, इस्तेमाल करें। स्किन केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ की केयर इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ स्किन की केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहसिन भाई, रोज़े महशर के दिन जो लोग, हम क्योंकि तकब्बुर पे भी बात कर रहे हैं, जो लोग तकब्बुर करते हैं इनके साथ होगा क्या? अच्छा, बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने। देखिए, याद रखिएगा वही बात आई कि जो जिनको तकब्बुर था अपने माल पर, अपनी जान पर, या जिस पर भी, अल्लाह ताला वादे इरशाद फरमा देगा कि जब वो रोज़े महशर आएंगे तो उनके नामा माल उनके मुंह पे मार दिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो तकब्बुर किया वो इसलिए किया कि अगर जान से, माल से, या जो भी उन्होंने दिया, तो अल्लाह फरमाएगा ये मेरे फरिश्ते इन्हें उठाओ और दोज़ख में ले जाओ। अब ज़रा गौर कीजिएगा, मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूँ, तकब्बुर जो ऐसी बीमारी है या ऐसी गुनाह है जिसका खमियादा इंसान को सिर्फ आखिरत में नहीं भुगतना पड़ता। आप उठा के देख लें, चाहे दुनियावी किताबें हो या इस्लामी किताबें हो,
जिस शख्स ने भी तकब्बुर किया है ना, अल्लाह ने उसे सबसे पहले दुनिया में इबरत का निशान बनाया है। तो जो शख्स तकब्बुर करता है वो सबसे पहले दुनिया में इबरत का निशान बनता है। उखरवी ज़िंदगी में तो अल्लाह ताला ने फ़ायदे फरमा दिया कि वो जन्नत तो जाना दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता जो ये शख्स अमल कर रहा है। फिर तकब्बुर करने वाला वो अपने गुनाहों में इस तरह गर्क होगा रोज़े महशर जिस तरह समुंदर में इंसान डूबता है। अब आप सोचें कि एक शख्स जिसने तकब्बुर किया और उसने ये सोचा कि मैं जिसे आप कहते हैं या अना किसे कहते हैं, वो सब चीज़ टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि उस वक्त हाल क्या होगा कि सूरज सवा नेज़े पे होगा, इंसान हर कोई, यहाँ तक कि हदीस में आता हुआ फरमाते हैं जो माँ सबसे ज़्यादा प्यार करती है, जो दुनिया के अंदर अब उससे ज़्यादा तो कोई करीब नहीं है ना, वो शख्स जिसने तकब्बुर किया वो अपनी माँ के पास जाएगा कि चंद नेकियां मुझे दे दे ताकि मेरे पर रहम हो जाए। वो माँ उसका मुंह नोच देगी। अस्तगफुरुल्लाह, क्यों? अस्तगफुरुल्लाह। क्योंकि याद रखिएगा कि तूने दुनिया में जब मुझे इज्जत ना दी, तूने दुनिया में जब मेरी कदर ना की, अब मुझे अपने नेमा माल में इतनी परेशानी है तो अब मुझे तू मांग रहा है। और ये बहुत से लोग कहते हैं ना कि जैसे मोहसिन भाई ने कहा कि भाई दुनिया में ही पता चल जाता है। बहुत से लोग कहते हैं यार इस बंदे के साथ तो नहीं हुआ, इसने पूरी ज़िंदगी तकब्बुर किया। बेसिकली कब्र का हाल मुर्दा जानता है, जो एक मुहावरा है। इसी तरह आपको क्या पता कि उसकी ज़िंदगी में क्या ऐसी परेशानी है। ज़ाहिर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है, एटीट्यूड में घूम रहा है और तकब्बुर वो अपने कर रहा है, लेकिन उसको जो उसकी सज़ा मिल रही होती है अक्सर वो वही जानता है, उसके घर वाले जानते हैं। तो इस चीज़ से बिल्कुल बचें। नसीम भाई, बहुत सारे ऐसे ज़ाहिर नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। आप एक ज़ाहिर 28 साल का तजुर्बा रखते हैं, क्या करना चाहिए अगर कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहता है तो उसके लिए करना क्या चाहिए? देखिए, जिस वक्त हम पढ़ रहे थे उस वक्त हमारे जहन में ये होता था कि हम किसी बड़े अखबार में जाके लग जाएं। उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना ज़्यादा दौर नहीं था। फिर जब हम अखबार में बढ़ते चले गए तो फिर ख्याल आया और अल्लाह का बड़ा करम था कि हम स्टार्ट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा बन गए, तो फिर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज के बच्चों के लिए मेरा मशवरा ये है कि हम सबकी ख्वाहिश होती है मैं होस्ट बन जाऊं, मैं एंकर बन जाऊं, मैं टेलीविज़न पे नज़र आऊं। आज अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी नेमत दी है सोशल मीडिया की सूरत। बिल्कुल। तो आप अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ अभी से कर दें। अगर आप अच्छे होंगे तो आप ऑटोमेटिकली हर जगह पे नज़र आ जाएंगे। और सोशल मीडिया आज के दौर में आने वाला वक्त जो है वो इसी जानिब जाता हुआ अच्छा दिखाई दे नसीम रहा भाई, उसमें काफ़ी ऐसे हम देखते हैं कि जिनकी नॉलेज नहीं होती, बस आके आए बाएं शाएं मार रहे होते हैं। इनकी लाइफ कितनी होती है? क्योंकि देखें जब आप कोई एज अ जर्नलिस्ट आप हैं तो आपको सारी नॉलेज है रिगार्डिंग योर फील्ड क्रिकेट के हवाले से। बहुत से ऐसे भी आए कि बस आएंगे 4-5 बुराइयां करेंगे, उस वक्त व्यूज़ मिल जाएंगे, लेकिन उनकी लाइफ फिर कितनी होती है? बिल्कुल नहीं होती। देखिए ना, हम मुफ्ती साहब को सुन रहे हैं तो हमें पता चल रहा है एक पीछे तालीम दिखाई दे रही है, एक पूरी एजुकेशन दिखाई दे रही है, एक पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। और अगर आप अब एजुकेशन, तैयारी और फोकस नहीं करेंगे, अपनी स्टडी नहीं करेंगे, तो फिर तो आप एक सतह पे रह जाएंगे, एक लिमिट तक आपका वो चल लिमिट तक रह जाएंगे और रब भी आपकी मदद नहीं करते। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई से बताऊं, जब आप अपने काम के साथ सिंसियर नहीं होते तो रब की मदद भी नहीं होती। बेशक। और मैं जैसे अभी तकब्बुर पे आज हमारा टॉपिक है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात कहूँगा कि हम जब सजदा करते हैं ना तो कभी हमारे जहन में आ जाता है हम तो रब को सजदा कर रहे हैं, लेकिन उस सजदे में गिड़गिड़ा के हिदायत मांगनी चाहिए। आहा, और जब हम रब से हिदायत मांगते हैं ना तो वो रब ही हिदायत देने वाला होता है, बेशक, जो बेशक। हमें सही ट्रैक के ऊपर चलाते हैं। बेशक। और कब किसको हिदायत मिल जाए ये उसको पता भी नहीं होता है। हिदायत की दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए। लोग पैसा मांगते हैं, शोहरत मांगते हैं, ठीक है, ये मांगने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है, आप अपने रब से मांग रहे हैं, सही बात है, वो खुश होता है, लेकिन हिदायत ज़रूर मांगे, हिदायत। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो हम अपने शहरी सेगमेंट में बातें करते हैं वो मजाक होती है। अभी एमन के बहन भाई जो हैं वो एमन को ये कह रहे हैं कि आपने हमारा नाम नहीं लिया। भाई मजाक होता है, ऐसी बात नहीं है, सब बहन भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो मजाक में मैं प्रेशर बहुत दे देता हूँ ना, इस वजह से होता है ना एमन? ऐसा ही है? बिल्कुल जी। अच्छा हुआ मैंने ब्रेक में कुछ नहीं बोला। हाँ, क्लियर कर दिया मैंने। एमन, क्या आगे क्या प्लान्स हैं आपके? क्या अभी प्लान्स चल रहे हैं आपके आगे? माशाल्लाह हम आपको और कहाँ देखेंगे? मैंने तो वैसे प्रेडिक्शन कर दी है, पाकिस्तान वुमेन्स टीम की कैप्टन तो होंगी आप इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करूँ, लेकिन अच्छे लेवल पे सर्व करूँ। अभी मेरा जो मेन गोल है वो टीम में कमबैक करना है, क्योंकि मैं 2023 के वर्ल्ड कप के बाद टीम से ड्रॉप हो गई थी इंजरी की वजह से। तो अभी हमारा डोमेस्टिक आ रहा है अप्रैल में, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसमें पाकिस्तान को सर्व करूँ। और फिर मैं चाहती हूँ कि मैं क्रिकेट में ही अपना कोई करियर फाइंड आउट करूँ, कोचिंग
कोचिंग की तरफ जाऊँ या कमेंट्री की तरफ जाऊँ, तो इसमें अभी आई एम स्टिल वर्किंग आउट, लेकिन पहला एम मेरा ये है कि मैं पाकिस्तान को अच्छी तरह अच्छे लेवल पे सर्व करूँ। अच्छा एमन, ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है? जैसे आप लोग ट्रेनिंग करते हैं, हमने ज़ाहिर आर्मी की ट्रेनिंग के बारे में भी बहुत सुना है, आप लोगों की जो ट्रेनिंग होती है कितनी देर रनिंग करनी होती है, क्या होती है? क्योंकि बहुत सी शायद लड़कियां हो जो इस फील्ड में आना चाहती हो, तो पहले ही बता देंगे जी बड़ी टफ होती है, तो ट्रेनिंग क्या क्या होती है थोड़ी सी वो बताइएगा। देखें, बिल्कुल, अगर मैं आपको, जैसे मैं प्रोफेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलती हूँ, तो मेरा ये होता है कि मेरी पर डे ट्रेनिंग जो होती है वो 8 आवर्स की होनी चाहिए। 8 वो hours? 8 आवर्स ये नहीं है कि मैंने 8 घंटे ग्राउंड में गुजार देने। उसमें मेरी ग्राउंड की ट्रेनिंग भी है, उसमें मेरा जिम भी है, उसमें मेरी रिकवरी भी है, उसमें मेरा वार्म अप सेशन भी है, उसमें मेरी मेडिटेशन भी है। तो अगर आप इस एफर्ट को फॉलो करेंगे तो ही आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ जाके 2 घंटे बॉलिंग करके आ जाएं लेकिन फील्डिंग की प्रैक्टिस ना करें और फील्डिंग कर लें और जिम ना करें, तो इन चीज़ों को आपको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, तो ही आप लॉन्गर करियर अपना बना सकते हैं क्रिकेट। बिल्कुल जी, 8 घंटे ट्रेनिंग, यहाँ तो 1 घंटा नहीं हो रही, 1 घंटे में हालत ख़राब होती है। 8 घंटे ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब जाके क्रिकेटर्स बनते हैं। हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म बहुत आराम से हो जाता है। नसीम भाई, ये कमबैक का क्या इशू होता है? हमारे यहाँ प्लेयर्स के साथ ये बड़ा मसला है कि अगर बेचारी टीम से किसी इंजरी के बायस बाहर हो जाएं तो फिर पीछे जगह भर जाती है, पूरी हो जाती है, फिर पूछती नहीं पीसीबी उनको। बिला वजह की इनसिक्योरिटी हमारे प्लेयर्स अपने अंदर रखते हैं। जो जितना अच्छा है, जितनी मेहनत करता है, उसके रास्ते ऑटोमेटिकली बनते चले जाते हैं। लेकिन हम कभी कभी नाइंसाफ़ी कर जाते हैं किसी के साथ। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, अभी रिसेंटली नसीम शाह का आपने स्टेटमेंट देखा होगा कि कोई अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहता। ये इस वक्त टॉप क्रिकेटर हैं आपके, अगर वो भी ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ थोड़ा सा जैसे बाबर आजम का और रिजवान का एक ओपनिंग पेयर बड़ा मुस्तनद ओपनिंग पेयर बन गया था। अब सईम अयूब की सूरत में एक यंगस्टर आया है, हमने उनको ओपनर नहीं खिलाया, उन दोनों ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। जब तक फोर्स करके किसी को नीचे नहीं लाया गया, उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। अब जब एक यंग प्लेयर आ रहा है और हमें अपने मुल्क का सोचना है, उसमें टैलेंट भी दिखाई देता है, वो उस नंबर पे खेला है, तो थोड़ा सा ज़र्फ़ का मुजाहरा करें, कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करने की कोशिश करें। जब आप किसी को भी एडजस्ट करते हैं, रब पे यकीन रखें, उसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल जी, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, अगर हम लोग वाकई में अपना ईमान इतना मजबूत कर लें तो क्या ही बात है। और ये जो नशिस्तें होती हैं, इसका मकसद भी सिर्फ यही होता है कि हमें भी सीखने को मिले, आपको भी मिले। एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि नसीम भाई की वालदा के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए, ज़िंदगी अता फरमाए, उनका साया नसीम भाई के सर पे सलामत रखे। ये बड़ा अहम वक्त होता है, कीमती वक्त होता है, ना जाने किसके मुँह से निकली हुई दुआ जो है वो कबूल हो जाए। तो आप सबसे दरख्वास्त है एक दफ़ा फिर कि इनके लिए दुआ कीजिए। और आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारी नशिस्त में आए और आप लोगों के लिए आप अपने इसी तरह अपने करियर्स में अच्छा काम करते रहे। इवन आपके लिए भी स्पेशली कि अभी आपका करियर बहुत बड़ा है, तो हम आगे आपको और देखना चाहेंगे कि आप बहुत सारी जगहों पे अपना नाम बनाएं। आपने हमें इस जगह पे इतनी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन में मदऊ किया। और शेरी भाई, जितना मज़ा आपके साथ क्रिकेट की ट्रांसमिशन करने का आया, उससे ज़्यादा मज़ा आपके साथ सहरी की ट्रांसमिशन करने का आया। थैंक यू राहील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का मौसू हसद और तकब्बुर, मुफ्ती मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भाई, अगर हम हसद को देखते हैं तो ये बीमारी बहुत तेज़ी से हमारे माशरे में फैलती जा रही है। लोग बहुत सी दफ़ा बिला वजह भी किसी से हसद कर रहे होते हैं, जिनसे ना उनका लेना होता है ना देना होता है। कोई बंदा तरक्की कर रहा है तो उसके बारे में बोलना शुरू हो जाते हैं, कुछ ना कुछ अलाप शलाप बोलना शुरू हो जाते हैं। इस आदत से, हसद से कैसे बचा जाए? बिल्कुल, सबसे पहले तो कुरान हकीम में फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ने जो फरमाया वमन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि बंदा जब बाहर निकले कहीं भी जाए, तो ये कुरान की आयत है जो कुल शरीफ में अल्लाह ने बयान फरमाई कि हम, अल्लाह ने फरमाया कि पनाह मांगो उनसे जो हसद करने वाले हैं या हसद जो है जो फैलाने वाले हैं। देखिए, हसद ऐसी बीमारी है जो ये देखकर नहीं आती कि अमीर को आएगी या गरीब को आएगी, बिल्कुल, काले को आएगी, गोरे को आएगी, इल्म वाले को आएगी या फिर जाहिल को आएगी। हसद किसी भी तरह का हो जाता है। और जिसको उर्फ़ आम में कहते हैं, वो ये सोचता है, हसद कहते हैं किसी के, हम समझ लें, हसद ये होती है कि जो उसके पास नेमत नहीं दूसरे के पास है, वो ये सोचे कि ये जो नेमत है अल्लाह उसे दे दी, मुझे ना दी, और फिर उसके लिए सोचे कि ये नेमत किसी तरह उससे छिन जाए, और भले उसे मिले ना मिले, उससे छिन जाए। तो इसे हसद का नाम दिया जाता है। अब अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल हसद याकुल हसनात, हसद जो है वो ऐसे तुम्हारी नेकियों को खाता है जिससे सूखी हुई लकड़ी को आँख खा जाया करती है। तो अब आपने कहा बचा कैसे जाए, तो
दो बातें हैं जो सूफिया ने बयान फरमाई और हदीस में भी जो मिलती है। एक तो ये कि एक दुआ है, जब एक मुसलमान ये दुआ पढ़ता है तो हसद से उसको पनाह मिलती है और बचता है। ये है कि आउज़ बिका मिन कुल्ली शर्रि नफ्सिन, कि अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ तमाम नफ्स के शर से। एक होता है शैतान के बहकावे में आना, लेकिन आपको पता है रमज़ान में तो शैतान नहीं होता। तो अल्लाह ताला से हम जब कहते हैं कि अल्लाह हम तेरी पनाह मांगते हैं, तो ये जो दुआ है ये इतनी करामत है जिससे इंसान के नफ्स भी उसके शर से बचाता है, अल्लाह ताला उसको ताकत देता है। दूसरी चीज़ जो सूफिया ने फरमाया कि अगर आपको हसद हो रहा है और हसद इतना ज़्यादा है कि आप किसी से इतना जल रहे हैं कुट रहे हैं, तो हुजूर औलिया फरमाते हैं कि आप क्या करें, उसके लिए 3 दिन दुआएं करें उस बंदे के लिए उस जिससे बंदे हसद के हो रही है। जी, जब आप उसके लिए 3 दिन दुआ करेंगे ना, तो अल्लाह ताला वो हसद का, वो कीने का जो बंदे के अंदर पैदा हुआ है वो निकाल देगा और वो बेहतर हो जाएगा। अच्छा मोहसिन भाई, हमने ये तक देखा है कि यहाँ पर लोग हसद के चक्कर में पूरे पूरे घर तबाह कर देते हैं। आप कोई किसी से हसद होती है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ पीछे झूठ बोलना, बातें लगाना। अच्छा, अगला शख्स ये नहीं सोचता कि भाई अगर मेरे हसद करने से वाकई में उसके साथ ये हो रहा हो तो चलो नाउजुबिल्ला मैं कर लूँ, जो भी गलत है बिल्कुल। वो भी गलत है, लेकिन उससे उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। लेकिन इस चक्कर में जो है वो पूरे पूरे घर तबाह हो जाते हैं, हमने देखा। आप ये बात कर रहे हैं, हदीस में आता है कि जो हसद करता है वो अपने ही आप को कत्ल करता है। अपने आप को कत्ल क्यों कर रहा है? कि वो अंदर ही अंदर जल रहा है। हदीस में मेरे आका ने फरमाया कि जो हसद है वो क्या है, ला यज्तमी, जमा नहीं हो सकता अल ईमान वल हसद, यानी एक इंसान के अंदर, उसके कल्ब में, उसके जिस्म में, उसके जहन में, उसके साथ दो चीज़ें इकट्ठा नहीं होंगी, या तो हसद होगा ईमान चला जाएगा, या ईमान होगा हसद नहीं होगा। तो अब ये हदीस बयान बता रही है कि अगर आप हसद करते हैं तो सोच लिए आपके अंदर से ईमान जा रहा है। यानी कि ईमान वाले, अगर ईमान वाला है तो हसद नहीं होगी, करेगा, और हसद वाला है तो फिर तो ईमान ईमान वाला चला नहीं है। है। अच्छा मोहसिन भाई, एक चीज़ जो नॉर्मली हम देखते हैं कि हमें पता भी लग जाता है कि यार ये शख्स हमसे हसद कर रहा है, ज़ाहिर फील आ जाती है, कुछ नेगेटिव वाइब्स भी आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी सूरत हाल में अगर हमें ये पता चल जाए कि यार ये शख्स अब हमसे हसद कर रहा है, चाहे हमारी किसी भी चीज़ से कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? अच्छा, सबसे बड़ी आज का जो दौर है, मैं आपको क्लियर बताऊं, हम भी खुद पसंदी या दिखावे के कायल हो गए। मिसाल के तौर पे पिज़्ज़ा खा रहे हैं, चलो तस्वीर के जो ठकरे लगा दी, ये तो आम सी बात आम सी बात है ना। हाँ। लेकिन आपके लिए आम सी बात है, हमारे लिए आम सी बात है। लेकिन जब हम गौर करते हैं, पता नहीं जो पिज़्ज़ा जो हमारा बराबर है वो नहीं भी खा रहा, लेकिन उसको आपने बिला वजह हसद हो जाता है। हम एक बंदे को नहीं जानते, उसकी तस्वीर, अबे यार मोबाइल लेता है महंगा वाला तो दिखाने लगता है, हाँ, तो गाड़ी हमें ली तो डाल दी। तो अब आपने क्या, अल्लाह आपको नेमत दे रहा है, ठीक है। अब अल ऐनुन हक्कुन, ये भी हदीस है, नज़र हक है। एक तो हस हो गया हसद, हो गई नज़र। तो नज़र इंसान को खा जाती है। इसका तरीक़ेकार क्या है कि तुम उन चीज़ों से बचो जिससे तुम्हारी नेमत में इजाफे होते होते कमी आ जाए। आज जो सबसे बड़ा मसला होता है कि बोलते यार मेरी तरक्की बन हो गई, मुझे कोई वजीफ़ा बता दे, यार मेरा यह हाल हो गया। भाई दुनिया में इतना ही गा दिया कि मैं इतना बड़ा बन गया, तो आगे तरक्की क्या होगी? क्योंकि नज़र भी लग रही है, हसद भी हो रहा है। और याद रखिएगा, वो बंदा अपने इसमें तो पिसता है, लेकिन जो हसद करने वाला है उसकी निगाह भी बड़ी बुरी होती है। वो जो देख रहा होता है वो यही चाहता है ये बंदे से ख़त्म हो जाए। मैं आपको एक सही बुखारी की हदीस सुनाता हूँ, और सही मुस्तनद हदीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में एक शख्स आया, उसके दाढ़ी मुबारक से पानी टपक रहा था वज़ू का। हुजूर ने उसे देख के फरमाया, ये वो शख्स है जो जन्नती है। साहबा अब्दुल्ला बिन उमर ताला देख रहे थे। फिर दूसरे दिन भी वो शख्स आया, फिर हुजूर ने फरमाया, ये वो शख्स है जो जन्नती है। फिर तीसरे दिन भी वही शख्स आया, हुजूर ने फरमाया, ये वो शख्स है जो जन्नती है। अब अब्दुल्ला बिन उमर ताला ने देखा कि ऐसा क्या अमल किया इसने कि अल्लाह के रसूल इसको जन्नत की बशारत दे रहे हैं। वो इनके पीछे गया, बोला अल्लाह के रसूल ने आपके बारे में ये फरमाया, आप कौन सा ऐसा अमल करते हैं? तो उसने बताया, मैं नमाज, जो दीन का अमल है वो करता हूँ। जब वो जाने लगे तो फरमाया, हाँ मैं एक अमल ज़रूर करता हूँ। वो क्या? मैं किसी मुसलमान के लिए हसद नहीं करता, कीना नहीं करता। मालूम क्या चला, जब किसी के लिए आप हसद नहीं करते, कीना नहीं करते, तो आपको अल्लाह ताला जन्नती वालों में फहरिस्त में शामिल करता है। अच्छा चलिए, ये तो हसद करने वालों को हो गया। जैसे झूठ बोलना आपने बताया कि जी गुनाह है, लेकिन कुछ सूरतें होती हैं जिनमें झूठ बोला जा सकता है। इसी तरह किन चीज़ों में हसद करना जायज़ है? बहुत अच्छी बात है। इसे हसद नहीं कहेंगे, इसे रश कहेंगे। हसद और रश में फ़र्क है। हसद क्या होती है? हसद आपको बता दिया कि वो आप चाहते हैं उससे भी छिन जाए। हाँ, रश क्या है कि एक बंदा मिसाल के तौर पर तहज्जुद गुजार है, आपने सुना कि तहज्जुद में बंदा
बोले या अल्लाह जो तूने इसे मर्तबा दिया इसके मर्तबे में और इजाफा फरमा, या अल्लाह मुझे भी तौफीक दे कि मैं भी तहज्जुदगार बन जाऊँ। मिसाल के तौर पे आप अच्छा बोलना जानते हैं, या अल्लाह इतना अच्छा एंकर है, इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहा है, या अल्लाह इसे और मज़ीद इजाफा फरमा, या अल्लाह मुझे भी इसकी तरीके से लोगों के सामने अच्छी बात करने की तो फरमा। तो इसे रश कहते हैं कि एक बंदे को देखकर दीन की तरफ या अच्छे काम की तरफ रग़बत दिलाना, यानी कि ख़ुद ब खुद दिल चाहे कि मुझे एंकर बनना है, ख़ुद ब खुद चाहे मुझे इबादतगार बनना है, तो उससे जलन नहीं हो रही, बल्कि आपके दिल में उसके लिए उस मुकाबला करने के लिए कोशिश की जा रही है कि हाँ मैं इस काबिल बन जाऊँ कि इस बंदे जैसा, लेकिन उससे कोई चीज़ छीन ना जाए। इसे कहते हैं रश करना, ऐसा ना जिसमें हसद का पहलू ना हो, जिसे आप हसद का नाम दे रहे हैं। इस्लाम ने इसको जायज़ करार दिया, चाहे इबादत में हो, जैसे इल्म हासिल कोई कर रहा है, कोई अच्छा आलिम बन रहा है, कोई अच्छे इंजीनियरिंग कर रहा है, अगर वो इसमें कहता है या अल्लाह तूने इसको भी दिया है, मैं भी मेहनत करूँगा, मैं भी आगे बढ़ूँगा, लेकिन अल्लाह इसे छीने नहीं, तो फिर क्या होगा कि ये रश कहलाएगा, इसको कोई मुज़ायका नहीं। अच्छा मोहसिन भाई, जैसे कि आपने कहा कि लोग चीज़ों की तस्वीरें खींच के डालते हैं, उससे भी नज़र लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से लोग हर चीज़ की तस्वीर डालते हैं लेकिन ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह लिख देते हैं, माशाल्लाह लिख देते हैं, तो क्या फिर नज़र टल जाती है? अच्छा, ये जो सूफियाँ हैं उनके नज़दीक तो ये कि आप जब माशाल्लाह कह दें तो चीज़ों पे नज़र नहीं लगती, तो आप ये कर सकते हैं। जैसे मैं भी अक्सर जब भी होता है तो माशाल्लाह लिख देता हूँ, लेकिन बिला जवाब आप कोशिश करें जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं जब तक मुकम्मल आपके पास ना मौजूद हो आप ज़ाहिर ना करें। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि जी एक जगह तो ये भी आता है कि अगर कोई नेमत मिले तो उसका चर्चा करो, तो हम तो चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल करें, लेकिन चर्चा करने का भी तरीका है ना कि चर्चा सिर्फ आप दुनिया वालों के सामने करें, अल्लाह ताला के सामने कर दें कि अल्लाह मिसाल के तौर पे 2 शुक्राने की नफिल पढ़ के चर्चा कर लें। ये ज़रूरी थोड़ी कि तस्वीर खिला के चर्चा होगा। असल में आप अल्लाह की तकसीम पर राज़ी नहीं है। हसद खौर का मतलब पता है क्या है? वो ये देख रहा है यार इसने तो गाड़ी लैंड क्रूज़र ले ली, मेरे पास क्यों नहीं है? तेरे पास 2 साइकिल तो है, तेरे पास जो है तो उस पर तकसीम पर राज़ी, तो अल्लाह तुझे उससे बेहतर भी गाड़ी दिला देगा। हम भी सोचते हैं कि यार मैं तो चर्चा कर रहा हूँ। चर्चा करना क्या है? अब सोचिएगा, ये चर्चा कहीं तुम्हारे रियाकारी की तरफ तो नहीं लेके जा रहा, ये चर्चा कहीं तुम्हें अल्लाह से दूर तो नहीं करा। ऐसा चर्चा जिसमें अल्लाह का शुक्र बजा लाया जाए, और ऐसा चर्चा जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो। मैं फिर अब मोहसिन भाई, तकलीफ अब किसी को बिला वजह हो रही है तो हम क्या करें? देखें, मेरी नीयत है, मिसाल के तौर पे मैंने गाड़ी ली, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया करके डाल दिया। अब सामने वाले को उससे जलन हो रही है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो उसका प्रॉब्लम है। ये ठीक है आपकी बात, लेकिन हम जिस माशरे में रह रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी चीज़ों को हाईलाइट ना करें, लेकिन हम जिस माशरे में रह रहे हैं, आप ये बात रखें कि इस माशरे की जो सूरत हाल है, मिसाल के तौर पर ये फरमाया गया कि जब तुम अपने लिए कुछ खाने के लिए लाओ तो अपने पड़ोस को भी तुम ख्याल कर लो। आज जो सूरत हाल है, अगर आप ना भी चाहें तो आपका पड़ोसी, आज तो कहते हैं ना कि गधे गाड़ी के पीछे लिखा होता है जलने वाले का मुंह काला। क्यों? क्योंकि आज सगा भाई बर्दाश्त नहीं करता कि इसने ये कैसे ले ली। तो मैं फिर आपसे ये दोबारा समझाना चाहूँगा कि हसद का म्यार ये नहीं है कि भाई हो या बहन हो या कोई भी हो, हसद कभी भी हो सकता है। उसका तरीक़ाकार ये कि उससे बचा जाए और उसके लिए दुआ की। और अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल महफूज रखे, और ये सिर्फ अपनी सोच अगर बना लें कि जो मेरा रब है उसके ख़जाने में कमी नहीं है, आप ये सोचेंगे कि जी उसके पास है, आप ये ज़रूर दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह पाक उसको और तरक्की दे, लेकिन मुझे भी नवाज। इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, क्योंकि मेरे रब के ख़जाने में कमी नहीं है, जितना चाहे जिसको चाहे नवाज सकता है। और किसी से जलकर अगर उसका कुछ बिगड़ रहा है तो आपका जलना समझ भी आता है, जो कि वो भी गलत है, लेकिन आपके जलने से आपका अपना नुकसान हो रहा है, आपकी नेकियां कम हो रही हैं, आपको गुनाह मिल रहे हैं, और वो बंदा जो है अगर उसके ऊपर रब की मेहरबानी है तो दुनिया की ताकत कुछ बिगाड़ के दिखा दे, तो इस चीज़ों से बिल्कुल बचा जाए। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया है, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।